अच्छा, एक बात सच सच बताना, इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा? क्या आया इस वीडियो को देखकर आप लोगों के मन में? ये वीडियो जब मुझे आप में से एक बच्चे के द्वारा सेंड की गई तो उसमें एक पर्टिकुलर आर्टिकल भी था मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के इसमें बेसिकली खुश होने की कला दिखाई गई है कि खुश होने के लिए इंसान को ना रीज़न हमेशा मिल जाते हैं, और खुश होना भी एक कला है यार। आप लोगों को उस रीज़न को एंजॉय करना पड़ेगा। अब देखो इसकी नौटंकी, वो सामने वाला खिसक कर गया तो इसने नौटंकी की पूरा यहाँ पे लेट कर और ये लुढ़कता लुढ़कता गया। तो इसलिए कहता हूँ कि ज़िंदगी में छोटे छोटे बहाने मिलते हैं, उसमें खुश रहा करो। जितने खुश रहोगे उतनी अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाओगे, है कि नहीं? बताना सही था या फिर गलत। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो जोश कैसा है दोस्तों? जोश हाई नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी हाई कर देंगे, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताओ कि कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा। एक बच्चा कह रहा है कि सर डेली डेली पूछकर बेइज्जती मत किया करो। बहुत मजा आता है यार, कसम से बेइज्जती करने में मजा आता है पूरा इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पर। सुधर जाओ, बेइज्जती हो रही है इसमें भी है, अपने अंदर झांक लिया करो। अभी जिंदगी सुधर जाएगी तो सुधर जाएगी, वरना तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कर लिया करो। इवन एक दोस्त था, उससे बात हो रही थी मेरी, लेक्चर सुनता होगा वो भी एक दो बार, तो बोला था कि ये जो पूछते हो डेली कि कैसा गया दिन, लगता है कि सब सही लिखते हैं या फिर नहीं लिखते हैं, या फिर कोई लिखता भी है इसके बारे में, मतलब जो लिखते हैं वो बिल्कुल सही लिखते हैं। मैंने कहा कि यार ये तो नहीं पता कि सही है या फिर गलत है, पर हाँ इतना जरूर पता है कि जो भी लिखता होगा वो सोचता जरूर होगा, और जो सोचता होगा वो अपनी ज़िंदगी को जरूर संवारेगा। क्योंकि जो इंसान एक बार बैठकर अपने बारे में सोच देगा दिन में, उसको पता होगा कि उसने अपना दिन कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया है। और जिसको ये पता चल गया कि उसने अपना दिन कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया है, वो आज नहीं तो कल अपने टाइम को संवारना जरूर स्टार्ट कर देगा। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल सही से अपने टाइम को फॉलो करते होंगे और सही तरीके से अपनी चीज़ों को एनालाइज करते होंगे। मॉर्निंग में शेड्यूल बना लो, शाम को एक बार उसका एनालाइज कर लो, फिर देखो कितना शानदार तरीके से आप लोगों का फोकस अपने ऊपर आता है। और एक बहुत ही प्यारी बात बोली गया यार यहाँ पर, समस्या की अपनी कोई लंबाई नहीं होती यार। आप लोगों ने देखा होगा, एक इंसान है उस समस्या से जूझ रहा है कई महीने तक, और एक इंसान है कि उस समस्या को जरा सी देर में साइड में छोड़कर आगे निकल गया। तो समस्या की अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं होती, वो हमारे हल करने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी छोटी होगी या फिर कितनी बड़ी होगी। आप लोगों ने सुने नहीं वो गाना अभी हसल 2 जो ओ में गाना आया था, नहीं तेरी बड़ी है नहीं मेरी बड़ी है, तेरी दिख भी नहीं रही तेरी कितनी बड़ी है, तुझे तेरी पड़ी है मुझे मेरी पड़ी है, काइंड ऑफ सॉन्ग नहीं था पूरा। तो उसमें क्या दिखाया गया, वो समस्या के बारे में बात कर रहे थे बेसिकली। तो समस्या यार हमेशा अगर आप लोग उसको सर पे चढ़ाओगे तो वो आप लोगों के सर पे नाचेगी, और अगर उसके अंगूठे के नीचे रखोगे तो वो हमेशा आप लोगों के, बेसिकली कहते हैं ना कि एक तरीके से अंगूठे के नीचे दबी है, एडी के नीचे दबी हुई मिलेगी। और अक्सर आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि आप लोगों ने ये बात फील भी की होगी, जब आप लोग किसी चीज़ को जब तक अचीव नहीं करते ना, वो आप लोगों को टफ लगती है, पर जैसे आप लोग अचीव कर लेते हो तो आप लोग को आसान लगने लगती है। और कई बात तो आप लोग उसको भूल भी जाते हो कि हाँ यार कुछ हम लोगों ने लगा था इतना बड़ा होगा। एक फ्रेंड है अभी फिलहाल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है बेसिकली, वो उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो एक दिन बात हो रही थी उससे, तो कह रहा था कि यार उस टाइम पर लग रहा था कि यूपीएससी कैसे क्लियर करें। आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि मतलब यूपीएससी क्लियर करा तो याद भी नहीं रहा कि हाँ यूपीएससी मतलब कुछ टफ था। अब जिंदगी ऐसी चल रही है, मतलब कि समस्या हमेशा आप लोगों की ज़िंदगी में रहेगी। आप लोगों को जब तक कला नहीं आएगी उसको सोल्व करने की, तो ज़िंदगी ऐसे ही आप लोगों की चलती रहेगी। तो ये बात आप लोग आज ही सीख लो कि उसको सोल्व करने का माइंडसेट रखना सीखो अपना, कि हाँ समस्या है तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा, कोई ताला है तो उसकी कोई ना कोई चाबी भी होगी। अगर ये माइंडसेट आप लोगों का हो गया तो फिर आप लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हुए आसानी से नजर आओगे। और एक बार और क्या खूब कहा है किसी ने कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते जो होते हैं हमेशा कदमों के नीचे होते हैं। तो हमेशा समस्याएं आप लोगों के कदमों के नीचे से निकल कर जाएगी। ओके, तो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो यार, और अपने ऊपर ध्यान दो थोड़ा सा। अपने ऊपर जितना ध्यान दोगे दुनिया से उतना ध्यान हटेगा, और दुनिया से जितना ध्यान हटेगा उतने ही बड़े आप लोग ध्यानचंद बनोगे। और जितने बड़े ध्यानचंद बनोगे, आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ध्यानचंद जी ने क्या क्या किया है, तो इसलिए आप भी अपने गोल पर फोकस कर पाओगे। ओके दोस्तों, ये है आप लोग की बैलेंस डाइट जो कि आप लोग की सेहत बनाने वाली है। आज जो है वो 25 जनवरी है। आज का INA यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत शानदार रहने वाला है। इसके अंदर में हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन आर्टिकल्स के साथ में आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है। बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है, प्लस आंसर राइटिंग भी आप लोगों की नजर आती है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल होंगे वो एक एक कर मैं डिस्कस करूंगा। 4 तो इंपॉर्टेंट डे होंगे आप लोग यहाँ पर, एक तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल डे ऑफ एडिकेशन नेशनल डे ऑफ एजुकेशन, नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर डे। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज के ही डे हैं।
रुपी एप्रिसिएशन क्या होता है, रुपी डेप्रिसिएशन क्या होता है, और किस तरीके से रुपी की वैल्यू जो है वो हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है और इंपैक्ट डालती है। बहुत ही डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, चक्षु खुल जाएंगे। BIND ये स्कीम किससे रिलेटेड है, क्या है ये स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, समझेंगे। विप्स क्या होती हैं, पॉलिटी का आर्टिकल है पर लेकिन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में जानेंगे। संसद खेल महाकुंभ ये अभी कहां पर स्टार्ट किया गया। टीबी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, हमारे देश का टारगेट क्या है और दुनिया का टारगेट क्या है वो यहां पर समझेंगे, ठीक है। नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड ये यहां पर चेंज होना था, चेंज ये यहां पर नहीं कि यहां पर रह गया। ये यहां पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और लोकेशन कई बार न्यूज में भी रहती है, ठीक है। इसी के साथ में कुछ छोटी न्यूज देखेंगे, 4 नेशनल लेवल की, इकोनॉमी की 3 न्यूज, इसी के साथ में जो वर्ल्ड से रिलेटेड 2 न्यूज रहेगी, 5 MCQ यहां पर रहेंगे और कुछ MCQ आप लोग यहां पर प्रैक्टिस होंगे। तो टोटल मिलाकर आप लोग की काफी अच्छी एक छोटी सी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस होने वाली है पूरी, ठीक है। वोकैबुलरी यानी कि इंग्लिश इंप्रूव होती है आप लोगों की नजर आएगी। आज के SLV कमांडो है रिद्धि, इनके द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए और एक तरीके से आप लोग सीख भी सकते हैं कैसे आंसर देना है। कल की वीडियो के नीचे पिन कर दिया है इनका आंसर, आप लोग जाकर अपने आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा माल मसाला कवर करने में थोड़ा सा अच्छा सा टाइम लगता है, तो बने रहिएगा पेशेंस के साथ में। इस बात की गारंटी देता हूं कि जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा मजे आ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आत्मा तृप्त हो गई, ठीक है। इतना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, तो अच्छे से एंजॉय करिएगा यार लेक्चर को। टाइम मत देखना, बस ये देखना कि कितना सीख कर गए हो। और दिन देखो 8 बजे से पहले पहले अगर इतना कुछ आप लोग कवर कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस जो है नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को अपना देखने को मिलेगा। तो ये चीजें ढंग से कवर करेंगे एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ओके। ये तो आप लोगों को पता ही है कि इस लेक्चर की PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो इसलिए लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करते हुए चलिए। PDF आप लोगों को प्रॉपर मिल ही जाएगी। एक छोटा सा डाउट जो कि कई सारे बच्चों के माइंड में था उसको क्लियर कर देता हूं। ये जो 21 आइलैंड अभी जिनका नाम परमवीर जो चक्र पुरस्कार के जो विजेता है उनके नाम पर रखा गया है, इन 21 आइलैंड में ये 3 आइलैंड जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इनका नाम आप लोग अलग याद रखिएगा। मैंने कल ये चीजें शेयर की थी पर फिर मुझे लगा कि कई सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर इसको एडिट करके, ठीक है। तो जो 3 आइलैंड थे जिसका नाम है जैसे रोज आइलैंड हो गया, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो नील आइलैंड हो गया और हैवलॉक आइलैंड हो गया, तो इनके नाम जो है जो अलग रखे गए थे वो वही नाम इनके रहने वाले हैं, ठीक है। तो रोज आइलैंड को हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसी के साथ में आप लोग देखते हैं ये इनके नाम चेंज किए गए थे, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, 2018 में। तो इसी के साथ में नील आइलैंड और जो हैवलॉक आइलैंड है उनका नाम शहीद द्वीप और स्वेजाज द्वीप के नाम से यहाँ पर रखा गया था। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर इनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये 21 अलग हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एडिट कर दिया इस पोस्ट को। और एडिट करने के बाद में अब आप लोग यहाँ पर ये पोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप लोग अपने पास में जरूर रखिएगा। और बाकी लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी। और एक बच्चा बोल रहा है सर कल क्या हो गया, SLV PDF पर तो इतना कुछ अपलोड कर दिया कल। देखो यार जब चीजें मिल जाती है ना, मुझे थोड़ा सा लगता है कि टाइम है तो बहुत सारी चीजें फिर वहां पर डाल दी जाती हैं। SLV PDF पर कल बहुत कुछ चीजें डाली गई हैं, आप लोग अगर जाकर देखोगे तो आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे, ठीक है। वहां पर कई सारे तो आर्टिकल्स हो गए आप लोग के, ठीक है, खासकर जोशीमठ से रिलेटेड आर्टिकल हो गया, मैप बेस्ड कई सारी लोकेशन हो गई, मतलब बहुत ही कुछ हो गया कल तो वहां पर। मतलब उन्हें कहते हैं कि टाइम मिल जाता है तो फिर मैं जब बैठा होता हूँ तो चीजें फिर निपटा देता हूँ, मैंने कहा चलो सही है। तो बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में एक आर्टिकल भी पोस्ट किए जाते हैं यहाँ पर रेगुलरली, जो कि आप लोगों की जो स्पीड बढ़ाएगा जब आप लोग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करोगे CSAT के अंदर में। तो ये आर्टिकल भी आप लोग जरूर देख लिया करो। करंट अफेयर तो पूरा वीडियो से कवर हो जाएगा, बस आप लोग की स्पीड बढ़े पढ़ने की, वो बस मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि एक आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं हिंदू का ही पढ़ना है, जो भी आप लोगों के पास में न्यूज़पेपर हो उसका एटलीस्ट एक आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा और बात तो मैं आप लोगों से बाद में करूंगा, पहले आप लोग ये बताओ कि RR मूवी जो है वो किस किस ने देखी है। RRR यानी कि RRR, ये मूवी जो है ये हमारे देश की कल्चर के साथ साथ में आज की डेट में आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश का नाम भी रोशन कर रही है अलग अलग दुनिया के कोनों में। अभी इसको एक अवार्ड मिला था, उस अवार्ड का नाम आप लोगों को बताना है, मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था। अभी नेक्स्ट अवार्ड और मिल गए हैं यहाँ पर 95th जो अकेडमिक अवार्ड है। अकेडमी अवार्ड कौन से होते हैं, ऑस्कर अवार्ड को हम लोग अकेडमी अवार्ड बोलते हैं। उसमें RRR मूवी का जो सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जो है वो नॉमिनेट किया गया, वो एक तरीके से सेलेक्ट किया गया है। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा सॉन्ग है जो कि कहीं ना कहीं इस मूवी की जान भी आप लोग बोल सकते हैं, इतने शानदार तरीके से इस सॉन्ग को परफॉर्म किया गया है। और इस सॉन्ग के पीछे की एक थोड़ी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊं। ये जो सॉन्ग है ये यूक्रेन के अंदर में परफॉर्म किया गया है।
आप लोग समझ रहे हैं वही यूक्रेन जो कि आज के डेट में काफ़ी हद तक जो है रशिया की भेंट चढ़ चुका है, उसी यूक्रेन के अंदर में उसकी जो कैपिटल है कीव के अंदर में बेसिकली यहाँ पर ये पूरा सॉन्ग जो है वो परफॉर्म किया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो सिटी जो खासकर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से नहीं तहस नहस हो चुकी है फिलहाल के टाइम पर, एक टाइम पर यहाँ पर कितनी शानदार दिख रही थी वो आप लोग इस सॉन्ग के अंदर में यहाँ पर देख सकते हैं। और जो म्यूजिक इसके अंदर दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, एम खेरवानी। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस पर्टिकुलर सॉन्ग के अंदर में इनके द्वारा म्यूजिक दिया गया है। ठीक है, बाकी मूवी कैसी लगी आप लोगों को अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 10 में से इस मूवी को मार्क्स देने हैं तो कितने मार्क्स आप लोग दोगे? सबसे पहले तो यार यही बात है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिया का नाम रोशन कर रही है यार इंटरनेशनल लेवल पर, वो एक तरीके से दिल को तसल्ली देने वाली बात है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में 2 शब्द लिखना चाहें, मूवी अगर देखी हो तो जरूर बताएगा। ठीक है, इसी के साथ में इंपॉर्टेंट डे कई सारे मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि कल भी आप लोगों के डे जो है वो रह गए थे, आज इनको कंप्लीट करेंगे। एक तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद में फिर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर यहाँ पर नेशनल टूरिज्म डे के बारे में आप लोगों से बातें करूंगा और फिर नेशनल वोटर डे, यानी कि 4 डे हैं। फटाफट देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। सबसे पहले नेशनल वोटर डे के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। आप लोगों को पता है आज की डेट में आप लोगों के हाथ में वोटिंग राइट है, पर लेकिन जो ये वोटिंग राइट है ये कैसा राइट है याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया। रिसेंटली मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से वो क्वेश्चन कि वोटिंग राइट एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, याद रखना फंडामेंटल राइट है। सही बोल रहा हूं क्या मैं? सोचो 1 मिनट के लिए, फंडामेंटल राइट है ये। आप लोगों को पार्ट 3 जो मैंने पढ़ाया फंडामेंटल राइट में, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के बीच में कहीं भी मैंने पढ़ाया कि आप लोगों को वोटिंग राइट जो है वो फंडामेंटल राइट है? नहीं पढ़ाया। तो वोटिंग राइट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, पर किंतु परंतु अपितु बल्कि फिर क्या है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ना कोई आर्टिकल होगा इससे रिलेटेड। जी हाँ, एक आर्टिकल इससे रिलेटेड जिसको बोलते हैं आर्टिकल 326। तो याद रखिएगा ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 326 के अंदर में पर्टिकुलर वोटिंग के बारे में लिखा हुआ है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता तो दिक्कत हो जाती। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी का मर्डर कर गए हैं, किसी का रेप करके गए हैं, या कोई उल्टी सीधी हरकतें कर आज के डेट में जेल में पड़े हुए हैं। अगर ये फंडामेंटल राइट होता और वो बोल देते कि हम लोग को वोट डालना है, तो उनको वोट डालने के लिए निकाल कर लाना पड़ता गवर्नमेंट को। बेसिकली पूरी सिक्योरिटी के चलते वो सारे भी वोट में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि आर्टिकल 326 में यहां पर लिखा हुआ है, जिसको राइट टू वोट आप लोग यहां पर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा। और कोस को यहां पर यह अधिकार मिलता है, तो या तो आप लोग की एज जो है 18 साल हो चुकी हो या फिर 18 साल से ज्यादा आप लोग की एज हो चुकी हो, तभी आप लोग को ये अधिकार मिलता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, हमारा देश जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। तो सबसे पहले तो एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी गणतंत्र दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शानदार तरीके से पूरी परेड देखना, मजा आएगा, बहुत ही उम्दा तरीके की परेड रहने वाली है, मतलब इंजॉय करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, छोड़ना मत। ठीक है टाइम से उड़ जाना। ओके, 25 जनवरी को एक दिन पहले जब हमारा जो बेसिकली गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था, उससे एक दिन पहले हम लोग 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है, यानी कि हमारे संविधान में जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इलेक्शन यानी कि चुनाव कराने का काम करता है, 25 जनवरी को उसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसी डे को हम लोग वोटर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। उसका पर्पज क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, इस पर्टिकुलर डे का ये पर्पज है कि लोगों को अवेयर कराया जा सके उनके वोटिंग राइट के बारे में और वो अपने अधिकार को यहाँ पर जान सके। खासकर जो नए वोटर हैं, जो कि अभी नए वोटर आप लोगों को पता है जो 17 से 18वीं साल में लगे हैं, जो पहली बार वोट डालने जाएंगे, तो वो फील करें अंदर से कि हाँ ये आप लोगों का अधिकार है और आप लोगों को इसको यूज करना चाहिए। थीम भी बड़ी प्यारी रखी गई है, बोला गया है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है, तो आप लोग देख सकते हैं।
फिर से एक बात बोल दूं, जो बार बार कई सारे बच्चे पूछते हैं सर इसको हिंदी में भी दे दिया करो। यार देखो, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों को हिंदी में भी पीपीटी दिखाऊं और इंग्लिश में भी पीपीटी दिखाऊं, ठीक है। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश में पीपीटी दोनों अवेलेबल रहती है, आप लोग इसको टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पर लेकिन अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा कि हाँ ठीक है 25 को वोटिंग राइट डे सेलिब्रेट किया था, यहाँ 25 हो गया, फिर ऐसे, फिर मैं ये थीम दिखाऊंगा, फिर यहाँ पर थीम हो गई। सुन लेते हो आप लोग, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बोल रहा हूँ, पीपीटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर आप लोग मुझे ये बता दो। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, तो यार इतना तो कम से कम रहम कर दो मेरे ऊपर। बिल्कुल ही जान निकालोगे हैं? इतना और क्या चाहिए तो बता दो यार, बिल्कुल ही ठीक, मतलब कुछ थोड़ा सोचो यार जरा सा। मैं भी आप लोगों का बच्चा हूँ, बच्चे की जान लोगे क्या? कुछ तो सोचा करो बोलने से पहले मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों। घर मोहब्बत करो बाद में दो ये दिल, पहले कर लो ये कि ये भी एक सामने आप लोगों के इंसान ही है ही। चलिए ठीक है, तो डाउनलोड कर ले करो, टेलीग्राम पर मिल तो जाती है यार सारी चीज़ें। और टेलीग्राम के बारे में आप लोगों को डेली बताया था, अभी बताया था टेलीग्राम के बारे में। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, यहाँ पर 1,70,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो रहा होगा, इतने सारे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है सारी चीज़ें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाओ डाउनलोड करो और इन्जॉय करो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, ये क्या है? ये है नेशनल टूरिज्म डे। टूरिज्म यानी कि जो पर्यटन दिवस है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। ये अब की बार काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग देखते हैं। नेशनल टूरिज्म डे जो है यहाँ पर, कहीं ना कहीं कोविड-19 के बाद में जो टूरिज्म वाला सेक्टर था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया था। और टूरिज्म वाला सेक्टर क्या बर्बाद हो गया? कई सारे देश बर्बाद हो गए, जैसे कि श्रीलंका आप लोग उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रोल था यहाँ पर टूरिज्म का उनकी जीडीपी के अंदर में। हमारी जीडीपी के बारे में अगर आप लोगों से बात करूँ तो ये जरूर याद रखिएगा, लगभग जो हमारी जीडीपी है उसमें 5 से लेकर 6% के करीब जो है वो टूरिज्म रोल प्ले करता है। इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर विजिट करते हैं, और इसी के साथ में बहुत सारा आकर यहाँ पर आएगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, एंजॉय करेगा इंसान। तो बहुत सारा मेडिकल टूरिज्म भी आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलता है। टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री के तौर से देखा जाता है आज की डेट में, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है यहाँ पर, ये इसलिए इसको इंडस्ट्री के तौर से देखा जाता है। और यहाँ पर टूरिज्म को इंडस्ट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, क्योंकि सस्टेनेबल अगर टूरिज्म रहेगा तो उसकी वजह से बहुत सारे फायदे रहेंगे। आप लोग खुद सोचो, आप लोगों के एरिया में कोई फेमस चीज़ है, कोई आप में से ताजमहल देखने गए हैं? ताजमहल के अगर आप लोग पास में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, खासकर उसके आसपास का एरिया जो है वो प्रॉपर डेवलप हो गया है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी उसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, और इसीलिए उसको साफ सफाई भी रखी जाती है, अच्छे तरीके से हम लोग उसको प्रोटेक्ट भी करने का काम करते हैं। कोई भी डिग्नेटरी आती है तो ताजमहल दिखाने की कोशिश उसको की जाती है। सेम कंडीशन अगर आप लोग देखोगे अहमदाबाद के अंदर में, जब आप लोग जाओगे तो गांधी आश्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वहां पर इसी के चलते यहाँ पर आप लोग देखते हैं, कोई भी इंसान आ रहा है हमारे देश में, अगर गुजरात घूमने जा रहा है, खासकर जो डिग्नेटरी है, तो उसको गांधी आश्रम से अवगत कराया जा रहा है यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जब इस तरीके से लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए वहां पर देश के अंदर में, तो लोकल एरिया तो डेवलप होता ही होता है, उसके साथ में हमारी कल्चर भी बाहर तक पहुंचती है। तो ये आप लोग याद रखिए। आज की डेट में तो हम लोग रूरल टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि खासकर नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो गांव वगैरह घूमो, वहां पर उसके लोकल एरिया को देखो, तो आप लोगों को एक नई उमंग जगेगी अपने एक तरीके से देश को जानने की और समझने की। तो रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म बेसिकली थीम है यहाँ पर। हालांकि ये जो थीम है ये लास्ट ईयर की है, अब की बार कोई थीम जो है वो अनाउंस नहीं की गई है, तो ये कल की यानी कि लास्ट ईयर की थीम और अब की थीम सेम आप लोगों को देखने को मिलेगी, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है टूरिज्म इंडस्ट्री भी, खासकर लगभग 5 से 6% जो है वो जीडीपी में इसका आप लोगों को परसेंटेज देखने को मिलेगा। ओके, ये जो डे है ये मैं कल डिस्कस करने वाला था, पर लेकिन कल जो है वो माइंड से निकल गया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आज इसको हम लोग देख लेते हैं, एक दिन लेट है पर कोई नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक तरीके से एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। एजुकेशन यार मैं एक ऐसी चीज़ मानता हूँ कि ये अगर हमारा शरीर जो है उसके अंदर जो आत्मा है वो एजुकेशन से आती है। अगर एक इंसान प्रॉपर एजुकेट हो जाता है तो वो इंसान जो है वो एक तरीके से अपने आप की लाइफ तो इंप्रूव करता ही करता है, वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है इस समाज में, इस सोसाइटी में, अपने देश में, इस दुनिया में भी देकर जाता है। तो इसलिए अपनी एजुकेशन के ऊपर हमेशा फोकस आप लोगों को लेकर चलना है, और अगर कोई एजुकेशन लेना चाहता है तो उसको भी आप लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड करानी है। तो 24 जनवरी इसी रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कि रोल ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। जहां एजुकेशन होगी वहां शांति आप लोगों को देखने को मिलेगी,
देखो आप लोगों ने देखा होगा लाइब्रेरी में शांति रहती है, ठीक है। मतलब ये तो खैर जोक था, पर लेकिन इन रियलिटी जहां लोग पढ़े लिखे होंगे वो बदतमीजी करते हुए बहुत कम नजर आएंगे। पर लेकिन एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने अंदर का जो बच्चा है वो मार दे, ठीक है। अपने अंदर का बच्चा भी जिंदा रखना है, एक तरीके से नोटी बिहेवियर रखो अपना इस तरीके से कि लाइफ को एंजॉय कर सको, ना कि आप लोगों को सीरियस जिंदगी जीने है। सीरियस, शांति का मतलब सीरियसनेस नहीं होता है, शांति का मतलब होता है किसी को नुकसान न पहुंचाना, ठीक है। तो थीम क्या है यहाँ पर, थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोला गया है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटी एजुकेशन, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग खुद भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों के पास में 1,000 रुपए हैं और वो 1,000 रुपए जो हैं आप लोगों को कपड़े खरीदने हैं, या फिर 1,000 रुपए में आप लोगों को अपने आप पर इन्वेस्ट करना है कोई स्किल सीखने के लिए, तो इस पे लगा दो, वो आप लोगों को आने वाले टाइम में 1,00,000 रुपया कमा कर देगी। मतलब क्या हो गया, मतलब कहने का यह कि जिंदगी में अगर अपनी स्किल के ऊपर आप लोग फोकस करोगे, अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करोगे, अपनी लर्निंग्स के ऊपर फोकस करोगे, तो आप लोग हमेशा लाइफ में इंप्रूव होते हुए नजर आओगे। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से कभी मत बचना, इसलिए कहते हैं कि अपने ऊपर जो इन्वेस्ट होता है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। यानी कि अगर आज की डेट में आप लोग देखो, कोई भी चीज़ ऐसी जो आप लोगों ने फ़ोन ले लिया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें खरीद ली जो आप लोग आज के डेट में यूज़ कर रहे हो, उससे कितना कुछ सीख रहे हो आप लोग, तो वो चीज़ यहाँ पर मायने रखती है, ठीक है। आप लोगों ने कपड़े खरीदे बहुत ही मतलब महंगे, 8-10 हज़ार रुपये लगाकर शानदार कपड़े खरीदे, पर लेकिन सोचो आप लोगों ने कोई 5-7 हज़ार रुपये लगाकर कुछ कोई ऐसा कोर्स कर लिया जो कि आप लोगों की नेक्स्ट स्किल डेवलप कर दे, ठीक है। तो वो सोचो कितना फायदेमंद आप लोगों के लिए होगा। कोई लैंग्वेज आप लोगों ने सीख ली या फिर कुछ भी, जो भी आप लोग सीख सकते हैं, आप लोग जो भी मतलब सीखना चाहते हैं, मान लीजिए गिटार बजाना ही आप लोगों ने सीख लिया, उसके लिए कोचिंग वगैरह ले लिया आप लोगों ने, तो वो आप लोगों की लाइफ में एक नया इनपुट देकर जाएगी, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम लोग गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, तो खासकर इसके ऊपर फोकस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि लड़की के दहेज में पैसा देने से ज़्यादा अच्छा है कि उसकी एजुकेशन पर पैसा लगा दो, कम से कम वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। और जिस दिन अपने पैरों पर खड़ी हो गई, वो किसी के कम से कम एक तरीके से नहीं, वो कहते हैं कि किसी के घर में एक साथी बनकर जाएगी। अगर शादी होगा तो उसकी एक तरीके से सबॉर्डिनेट वाइफ बनकर नहीं जाएगी वहां पर कि एक तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए, वो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी। तो एजुकेशन बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है अगर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाए, खासकर लड़की की। इससे इक्वलिटी आती है सोसाइटी में, वरना लड़की को बड़े ही एक तरीके से अलग तरीके से देखा जाता है आज भी सोसाइटी में। कहने के लिए हम लोग 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी की, पर आज भी लड़कियों के खिलाफ आप लोगों को एक माइंडसेट देखने को मिला है। अब वो चेंज हो रहा है, ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं, ठीक है। अवेयरनेस यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके अधिकारों के बारे में बात की जाती है। मैं क्यों बोला अभी यहाँ पर, अभी आप लोगों को मैंने एसर रिपोर्ट जो कि प्रथम एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वो मैंने पूरा आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था। उसमें क्या चीजें हम लोगों ने देखी थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से आज की डेट में भी जो लड़की की एजुकेशन जो है उसको एक तरीके से, वो नहीं कहते उसको दांव पर लगाया जाता है जब बात करते हैं लड़का और लड़की में कंपेयर करने का। आप लोगों ने देखा कोविड-19 के टाइम पर लड़की की एजुकेशन जो है वो आधी हो गई, 4% से घटकर इनरोलमेंट जो है यहाँ पर 2% पर आ गया। ये कंडीशन कोविड-19 के टाइम पर और फिलहाल रिसेंटली अभी देखने को मिली। तो यहाँ से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज अवेयरनेस, ताकि लड़कियों की एजुकेशन को अच्छे लेवल पर ले जाया जा सके, और एजुकेशन के साथ में हेल्थ और न्यूट्रिशन भी एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें लड़की ही एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो ये जनरेशन पे जनरेशन चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना और बच्चे का स्वस्थ होना, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक लड़की जो है वो हष्ट-पुष्ट रहे और उसकी एज कम से कम इतनी हो सके कि जो एक तरीके से बच्चा पैदा करने की जो एज होती है वो उसको कम से कम कवर कर सके। आज की डेट में जो चाइल्ड मैरिज होते हैं खासकर लड़कियों के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं और इसकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान जाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हमारे देश में देखने को मिलते हैं, तो वो भी रुक पाएंगे। एजुकेशन के लिए इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा कि लड़कियों की जो शादी की एज है उसको 18 से बढ़ाकर 21 के बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं आप लोगों ने यहां पर सुनी। तो यही रीजन है क्योंकि 21 साल तक लगभग कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाती है, वरना 12th ही मैक्सिमम लड़की जो है वो कंप्लीट कर पाती थी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर देखने को मिलता है। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो चारों के चारों डे जो है वो इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट थीम भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए कंफ्यूजन मत रखना। कम से कम ये चीजें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें बता दी, तो अब मतलब एक तरीके से इनको देख लेना। पीपीटी मिली जाएगी आप लोगों को, डाउनलोड करोगे तो सारी चीजें इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी नाटू नाटू सॉन्ग सुनकर तो मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने कहा ये सही है।
कभी तो हम लोग तरसते रहते थे कि यार कोई पूछ नहीं रहा है, अब 2-2 अवार्ड जीत कर आ रहे हैं हमारे सॉन्ग्स। मतलब मजा आ गया, दिल खुश हो गया अब वास्तव में यार। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। पहचानो कौन, देखता हूँ कौन कौन इनके बारे में बताता है। आप लोग चलिए नाम बता दीजिए। वियतनाम के ये आप लोगों को लीडर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके द्वारा अपना अनाउंस किया गया अभी रेजिग्नेशन। कौन सी पोस्ट है इनकी, प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन आंसर देता है। ठीक है, ट्राई कीजिए, आप लोग आंसर जरूर दोगे, अच्छा मुझे यकीन है। आज के टाइम को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक जो है अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि एक उम्दा टॉपिक आप लोग इसको बोल सकते हो। ये टॉपिक जो है पीआईबी के द्वारा भी कवर किया गया और टाइम टू टाइम अभी भी कई सारे आर्टिकल इसके ऊपर छप चुके हैं। हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क जो है उसको डेवलप करने के लिए BIND स्कीम लेकर आए हैं। तो BIND स्कीम पूछ ले कि आप लोगों से किस पर्टिकुलर एरिया के लिए लेकर आई गई है और ये कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में दोनों मिलकर काम करते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसमें बोला गया है कि लगभग 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2025-26 तक, किसमें, जो बेसिकली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है उसके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। इसका रीजन बहुत बड़ा पता है क्या है, आज की डेट में इतनी सारी फेक इंफॉर्मेशन आप लोगों को अपने आसपास में देखने को मिलती है। तो अगर गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे कि दूरदर्शन हो गया, आकाशवाणी हो गया, अगर वो लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंचेगी तो अच्छे से लोगों को एजुकेट किया जा सकेगा। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है सारा कार्यक्रम, ये कर रही है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोग बताइएगा। बाकी टॉपिक मैं बहुत ही डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया कि सरकार जो है एक स्कीम लेकर आई है जिसको BIND ये स्कीम बोला गया है, और ये स्कीम जो है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसी है हमारे देश में जैसे कि प्रसार भारती, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक से ऑलरेडी यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुकी है। प्रसार भारती और आकाशवाणी को बेसिकली बेस बनाकर पूछा गया था कि क्या इसको कंट्रोल करती है, दूरदर्शन और आकाशवाणी को कि क्या कंट्रोल करती है प्रसार भारती, तो ये इसका पार्ट है या फिर नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। सबसे पहले तो ये याद रखना कि हमारे देश में प्रसार भारती जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का काम करती है कंट्री के अंदर में, और लोगों को बेसिकली एजुकेट करती है और लोगों को एंटरटेन करती है। तो ये एजुकेट और एंटरटेन करने का काम जो है पब्लिक को, वो प्रसार भारती के द्वारा किया जाता है। और प्रसार भारती हमारे देश में ये 1997 में बनाई गई थी, यानी कि ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, अभी ये रिसेंटली बॉडी बनाई गई थी। एक तो इस वजह से न्यूज़ में है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है, और दूसरा इस वजह से भी न्यूज़ में थी कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये साफ साफ कर दिया गया था कि जैसी प्रसार भारती जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ऐसी कोई भी बॉडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर अपने आप नहीं बना पाएगी। अगर ऐसा कुछ करना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ये सारी चीज जो है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर में आती है, या फिर सेंटर वर्ड यूज करना सही नहीं होगा, यूनियन लिस्ट के अंदर में आती है। संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं यहां पर यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और दूसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो डिफेंस, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है ये सारे यूनियन लिस्ट की कैटेगरी में आती हैं। तो इसलिए पूरी की पूरी पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से यहां पर ये सारी बातें सामने निकल कर आई थी। ठीक है, तो दोनों के दोनों इशू मैंने बता दिए, हालांकि वो एक अलग आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दिया इसलिए ताकि आप लोगों के माइंड में डाउट न रहे, कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, अभी कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं जो आप लोगों को समझते हुए चलना है। जैसे प्रसार भारती के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है, प्रसार भारती एक्ट लाया गया था, उसके बेस पर 1997 में बनाई गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक तरीके से ये पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराती है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, जिसको आप लोग आकाशवाणी भी बोलते हैं। ठीक है,
तो अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि जो ये स्कीम लेकर आई गई है, जिसको BIND हम लोगों ने बोला है, ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि अपग्रेड करेगी इनका ढांचा, जो यहां पर ये सिस्टम है इसको इंप्रूव करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहां पर इसको पहुंचाएगी, ताकि लोगों तक हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो पहुंचाया जा सके। चाहे कोई डोमेस्टिक लेवल पर हम लोग बात करें, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग बात करें, कोई इंटरनेशनल ऑडियंस भी अगर सुनता है तो उसको भी यहां पर सिस्टमेटिक वे में ये चीजें यहां पर देखने को मिल सके। तो आज की डेट में ये एक तरीके से वाइड करेगा इसका एरिया, क्योंकि आज के डेट में कंडीशन क्या है, जैसे FM है, अगर आज के डेट में मैं आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग एक बात अभी शेयर करूंगा, आप लोग समझ पाओगे कितने सारे SLV फैमिली मेंबर हैं जो आज के डेट में भी FM सुनते हैं। कौन कौन सुनता है FM? कोई फेवरेट चैनल है आप लोगों का? तो यहां पर FM का जो फ्रीक्वेंसी, जो मॉड्यूलेशन बोलते हैं बेसिकली FM को, वो कंट्री के अंदर में लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 66% एरिया में हम लोग फैले हुए हैं, हमारा जो FM है, ठीक है। अगर एरिया के हिसाब से हम लोग बात करें, समझिएगा जो बोलना चाह रहा हूं मैं। पर लेकिन अगर बात करें यहां पर तो ये अभी फिलहाल के टाइम पर, फिर से सुनिए इसको, FM जो है फिलहाल के टाइम पर यहां पर जो आज के डेट में अगर पॉपुलेशन के और एरिया वाइज बात करेंगे तो इसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है 66% तक यहां पर, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉपुलेशन तक पहुंचेंगे हम लोग, लगभग 80% तक यहां पर, अगर ये जो चीजें हैं इनको ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं यानी कि बिंड स्कीम को अगर ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं। तो फिलहाल के टाइम पर कितना है? फिलहाल के टाइम पर FM अगर आप लोग देखोगे, अगर एरिया देखोगे तो लगभग 59% है, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो लगभग 68% है। यानी कि इसको और ज्यादा एरिया में हम लोग बढ़ा पाएंगे जब इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ज्यादा लोगों तक DD न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो जो है क्वालिटी कंटेंट लोगों तक पहुंच पाएगा। और खासकर उन एरिया में यहां पर फोकस रहेगा अब की बार, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एरिया हैं, यानी कि जहां पर नक्सलवाद वाला एरिया जो आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर उस एरिया पर फोकस देने की सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो समझ में आ गया कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो इससे आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछे जाए कल को, तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बिंड स्कीम क्या है, क्यों इसका बेसिक पर्पज, क्यों ये लेकर आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है यहां पर, ये मैंने इसलिए इस तरीके से एक्सप्लेन किया है क्योंकि यहां से बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोग के ऑलरेडी प्रीलिम्स में बन चुके हैं। तो मुझे लगा कि इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और PIB ने खुद कवर किया है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, देखता हूं कौन आंसर देता है। प्रसार भारती के बारे में बोला गया कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एक्ट के द्वारा बनाई गई है। अगर दोनों का मतलब आप लोगों को पता है तो यहीं पर ही आप लोग बता दोगे कि एक स्टेटमेंट कोई सी न कोई सी गलत है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक जो सर्विस यहां पर प्रोवाइड कराता है ऑल इंडिया रेडियो और DD जो न्यूज के थ्रू। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। यानी कि A में बोला गया 1 ओनली, B में बोला गया 2 ओनली, C में बोला गया 3 ओनली, ठीक है। तो आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से A B C F D? तो बताइए क्या आंसर है। तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो गई, और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गई, 2 और 3। तो आंसर B हो गया। पर यहीं आप लोग जानते जानते भी क्वेश्चन को गलत कर दोगे, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट पूछा गया तो क्या हो गया, आंसर यहां पर A हो गया। तो क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन आना ही काफी नहीं है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, वाह यार मैं तो आर्टिकल जानता हूं। आप लोग को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कि इसका मतलब आप लोग का माइंड जो है वो वहां पर शांत है, ठीक है। तो कैसी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? वो बॉडी होती है जो पार्लियामेंट के अंदर में एक्ट पास कर कर, यानी कि कानून के थ्रू बनाई जाती है। तो ऐसी ही बॉडी है प्रसार भारती, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हो, सारी बातें आप लोगों को बताई दी, सारे मुद्दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एक स्कीम के बारे में पूछ लिया जिसको बोलते हैं BIND, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो नेटवर्क डेवलपमेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे है। तो पूछ लिया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पहली स्टेटमेंट में यहां पर ये बोल दिया। दूसरी बोला गया कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्रसार भारती को, ताकि एक्सपेंस किया जा सके उसका और एरिया में, और अपग्रेड किया जा सके नेटवर्क को, ठीक है। तीसरा बोला गया कि यहां पर ये एक तरीके से पोटेंशियल लगती है जनरेट करने के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और द सर्विस रिलेटेड सप्लाई से रिलेटेड। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आंसर जो होगा इसका ए आंसर सही होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड यहां पर करेक्ट है, पर थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि डायरेक्टली यहां पर बहुत ही कम इंपैक्ट डालेगा, यहां पर इनडायरेक्ट वे में जो है ये चीजें जनरेट करेगा। मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंस इसका यही होगा
कि यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो पोटेंशियल जनरेट करता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस वाले एरिया में, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस खुद नहीं कर रहे हैं, ये ढांचा लगा रहे हैं, और ढांचा लगा रहे हैं तो बना बनाया सामान खरीद कर लेकर आएंगे, ना कि अपना खुद का सामान ये बनाएंगे। खुद का बनाते तो डायरेक्ट जॉब देते, पर लेकिन खुद का नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब उन कंपनी के अंदर जॉब बढ़ जाएगी जिन कंपनी से सामान खरीद कर लेकर आएंगे। तो इनडायरेक्ट जॉब जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट यहां से होने वाली है। तो ऐसे टॉपिक आप लोगों को समझना है। तो माइंड में कंफ्यूजन डालने के लिए छोटी छोटी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को पढ़नी है ध्यान से। और कई बार यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो सारी स्टेटमेंट पढ़ने के लिए आप लोगों को बोलता भी नहीं है, वो बोलता है बस इतना जानते हो, ठीक है, बस एंजॉय करो, ठीक है। तो BIND स्कीम क्या है वो जान लिया हम लोगों ने। यहाँ पर कौन कौन सी लिस्ट में ये सब्जेक्ट आते हैं वो हम लोगों ने जान लिया। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कब तक इसका टारगेट है बिंड स्कीम का वो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। BIND, तो बाइंड भी वैसे बोल सकते हो, जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंस करो, पर लेकिन आप लोगों को इसका क्या फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक इसलिए मैंने बोला कि यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है यहां से क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि एक बार पूछ ले तो फिर नहीं पूछेंगे, ओके। तो बताइए, डाउट हो तो जरूर बताना। दोस्तों आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि मंजिल जो है बड़ी शानदार होगी, बस आप लोग रास्तों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। जो रास्तों को एंजॉय नहीं करता उसकी मंजिल भी जो है वो बर्बाद होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं यार हेल्थ बनानी है। हेल्थ बनाना छोड़कर अगर आप लोग डेली बोलो कि यार अच्छे से मजे में एक्सरसाइज करनी है, तो हेल्थ जो है वो तो अपने आप ही बन जाएगी। हेल्थ जो है वो तो बाई प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसका, बिना कोई टेंशन लिए हुए। ऐसे ही जब हम लोग कोई सब्जेक्ट समझते हैं तो सब्जेक्ट को समझने का बेसिक मतलब क्या है कि उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी हैं उनको हम लोग समझ लें तो सब्जेक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इसी तरीके से इस आर्टिकल को लेकर चलने वाला हूँ। आर्टिकल में क्या चीज़ें हैं वो तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगी जब आप लोग उसकी बेस यानी कि जो उसका बेसिक थ्योरी जो है वो समझोगे कि एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस तरीके से हमारे देश में जो रुपये की वैल्यू डाउन होती है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी बातें बात करूँगा, जैसे करंट अकाउंट बैलेंस पेमेंट जो है वो कैसे बेसिकली इंप्रूव होता है, क्या 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 हो गया रुपये का एप्रिसिएशन और रुपये का डेप्रिसिएशन क्या है, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आखिर आर्टिकल क्या है, आर्टिकल यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर गया है उसमें लगभग जो रुपये की वैल्यू है 10% तक डाउन हो गई थी डॉलर के कंपेयर में। तो जब रुपये की वैल्यू डाउन होती है तो हमारे देश पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। वीडियो को पॉज कर कर अपनी बातें जरूर लिखिएगा, इससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, और फिर उसी हिसाब से मैं बहुत सारे आर्टिकल जो है उसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता चलेगा तो कैसे मैं चीज़ों को ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो मेरे तक पहुंचाने का एक आसान तरीका है, आप लोगों की जो बातें होती हैं वो है कमेंट बॉक्स। तो जो भी माइंड में आया करे वो लिख दिया करो, गलत सही मत सोचा करो, बस लिख दिया करो, ठीक है। क्योंकि सब एक ही जैसे हैं, ऐसा ना सोचा करो कि सब एक तरीके से माँ के पेट से सीख कर आए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इकोनॉमी वाले सेक्शन के साथ में हम लोग इसको कवर करके चलेंगे। और बात की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से सेशन के बारे में, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मुद्दा पूरा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले हम लोग समझते हैं कि अभी हुआ क्या है। इंडियन रुपये की वैल्यू जो है ये काउंट की गई कि लगभग 10% के करीब जो है वो डाउन हो गई है। यानी कि अगर हम लोग डॉलर के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो कमज़ोर हो गई है। तो रुपये की वैल्यू कमज़ोर होने के बहुत सारे रीजन बताए गए। पहले तो आप लोगों ने सुना था कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से रुपये की वैल्यू डाउन होगी। फिर कोविड-19 आया, उसकी वजह से बहुत सारा इंपैक्ट पड़ा। अभी रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, उसकी वजह से बहुत सारा इंपैक्ट पड़ा। यानी कि कई बार कई सारे ऐसे सिनेरियो रहते हैं जिसमें मॉनसून भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है काफ़ी हद तक आज की डेट में भी, तो इसलिए मॉनसून का भी एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में मैं बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताता हुआ चलता हूँ जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। जैसे कि पहले आप लोगों के सामने जो स्लाइड में लेकर आ रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, फिर आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रुपये की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रुपये की वैल्यू जो है वो घट गई है। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, रुपये की वैल्यू बढ़ कैसे रही है और घट कैसे रही है। मान लीजिए रुपये की वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं बढ़ गई है। आज की डेट में अगर आप लोग बोलें कि $1 अगर आप लोगों के पास में है और आप लोग जाकर चाहते हैं कि इस डॉलर को रुपये में आप लोगों को कन्वर्ट करना है,
तो मान लीजिए उसके आप लोगों को 50 रुपये मिल रहे हैं। पर लेकिन अगर इस $1 के बदले में अगर कल को चलकर आप लोगों को यहां पर 40 रुपये मिलने लगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि रुपी जो है वो स्ट्रोंग हो गया, 10 पैसे यहां पर रुपी स्ट्रोंग हो गया, क्योंकि पहले $1 के 50 रुपये मिल रहे थे, अब $1 के 40 रुपये मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि रुपी की वैल्यू जो है वो स्ट्रोंग हो गई। पर लेकिन अगर इसके अपोजिट जाएंगे कि $1 की वैल्यू जो है वो आप लोगों को यहां पर 60 रुपये में, मतलब 60 रुपये मिल जा रहे हैं, यानी कि घर से बस $1 लेके आओ, मजे में झूमते झूमते और जाओ और बोलो कि रुपये दे दो, तो 60 रुपये आप लोगों को मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? रुपये की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई। तो इस तरीके से रुपये की वैल्यू बढ़ती और काउंट की जाती है। नॉर्मली डॉलर के कंपेयर में हम लोग काउंट करते हैं। रीजन क्या है? डॉलर एक काफी अच्छी एक ऐसी करेंसी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर यूज की जाती है। तो इसके साथ में कंपेयर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, इसी को देख लेते हैं। तो इसके फायदे और नुकसान क्या है? क्या रुपये की वैल्यू घटने के भी फायदे हैं? क्या रुपये की वैल्यू बढ़ने के भी फायदे हैं? तो ये सब सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, यानी कि हर एक चीज जो है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंड करती है, जिस सिचुएशन में हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं। एक इंसान है जो दिल से बड़ा ही एक तरीके से खुश इंसान है आज की डेट में, उसको जाकर आप लोग 2-4 गाली भी दे लो तो वो बोलेगा कोई नहीं, छोड़ो यार, फालतू की बातें बोला है, इसको इग्नोर करो। पर एक इंसान है गुस्से में तिलमिलाए बैठा है, उसको 2-4 अच्छी बातें बोलोगे तो वो कुछ न कुछ सुना देगा। तो वही बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने केस लेकर चलता हूं, अगर रुपी एप्रिशिएट होती है तो क्या होता है। किसी भी देश के साथ में अगर आप लोगों को व्यापार करना है तो एक तो होता है तरीका इंपोर्ट करने का और दूसरा होता है एक्सपोर्ट करने का। मतलब क्या? सामान खरीद कर लेकर आना, इंपोर्ट करना और अपने देश में से सामान जो है वो बाहर बेचना। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो एक तरीके से लेन देन का काम होता है देशों के बीच में, अलग अलग कंट्री की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। जब रुपी एप्रिशिएट हो गया, यानी कि रुपये की वैल्यू बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर कल को कोई यूएसए में से चला और वो यहां पर मान लीजिए $1 लेकर आया और $1 जो है 50 रुपये का हुआ करता था, पर लेकिन रुपये की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हो गई और वो हमारे देश में आया। हमारे देश में उसने जैसे एंट्री करी, उसको पता चला $1 की वैल्यू जो है वो 40 रुपये हो गई। यानी कि वो सोच रहा था कि $1 में 50 रुपये का सामान खरीद कर लेकर आएगा, पर लेकिन रुपये की वैल्यू बढ़ गई, अब वो $1 में ओनली 40 रुपये का ही सामान खरीद पाएगा। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि हमारे देश में से जो खरीदने लेकर आ रहा था कि इंडिया में जाऊंगा, वहां से फल फ्रूट्स खरीद कर लेकर आऊंगा, इंडिया में जाऊंगा, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ होती है, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी मतलब एक तरीके से कपड़े होते हैं, वो सब खरीद कर लेकर आऊंगा। ठीक है, पर लेकिन उसको पता चला कि यार डॉलर की वैल्यू जो है वो रुपये के कंपेयर में डाउन हो गई है या फिर रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। तो इंडिया में से जो भी सामान वो खरीदेगा, इसका मतलब क्या हो गया? वो खरीदेगा तो हम क्या करेंगे? हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो महंगा हो गया। यानी कि जब रुपये की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा होता है, यानी कि जो भी अब सामान खरीदेगा उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा हमारे देश में। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब वो ज्यादा पैसे लाएगा तभी जाकर अच्छे सामान खरीद पाएगा। ज्यादा कम पैसे में वो बहुत ही कम सामान खरीदेगा, रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? रुपये की वैल्यू जो बढ़ गई है तो एक्सपोर्ट जो है वो हमारा एक्सपेंसिव हो गया, हमारा एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया। पर लेकिन इसके अपोजिट जाओ, अब थोड़ा सा दूसरी साइड में सोचो, रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। पहले हम लोग घर से लेकर चलते थे 50 रुपये और 50 रुपये लेकर हम लोग यूएसए में जाते थे, तो वहां पर $1 का सामान हम लोग खरीद लेते थे। ठीक है, पर लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब हम लोग ओनली 40 रुपये लेकर जा रहे हैं और तब $1 का सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं। अब हम लोग यूएसए से, यानी कि पहले 50 रुपये लेकर चलते थे तो हम लोग $1 खरीदते थे, अब यहां पर 40 रुपये में ही हम लोग $1 खरीद ले रहे हैं। यानी कि अब हम कम पैसे लेकर जा रहे हैं तो भी हम लोग इतना ही सामान खरीद ले रहे हैं जितना पहले 50 रुपये में खरीदते थे। तो हमारा इंपोर्ट क्या हो गया? इंपोर्ट हमारा सस्ता हो गया। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई भी डाउट है? यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही आसान सा तो है यार, मतलब सीधे सीधे तो सारी बातें हैं कि ठीक है ऐसे बढ़ रही है तैसे घट रही है। पर जैसे ये सारी बातें मैंने बताई हैं, ये सारी बातें बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी जब हम लोग बात करेंगे कि रुपये जो है वो डेप्रिशिएट हो गया, यानी कि हमारे रुपये की वैल्यू जो है वो घट गई है। पहले $1 में 40 रुपये का मिलता था, अब यहां पर $1 में 60 रुपये मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारी रुपये की वैल्यू जो है घट गई है। यानी कि यूएसए में से कोई हमारे देश में आ रहा है $1 लेके 60 रुपये का सामान खरीद कर लेकर जाएगा, मतलब क्या हो गया? हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो गया। अब $1 लेकर आया इंडिया के अंदर में और 60 रुपये का सामान खरीद कर लेकर आ गया, पहले 40 का खरीदता था। पर लेकिन हमारे लिए तो महंगा हो गया ना। अब हम लोग पहले जो 40 रुपये जाकर $1 का सामान खरीद लेते थे यूएसए में, अब हम लोग को 60 रुपये लेकर जाने पड़ेंगे यूएसए में, तब हम लोग खरीद कर लेकर आ पाएंगे। तो हमारा क्या हो गया? हमारा इंपोर्ट जो है वो महंगा हो गया।
बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये स्लाइड। अगर ये स्लाइड समझ में आ जा रही है आराम से तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा सामान महंगा और सस्ता हमारी रुपये की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए चाइना जो है वो अपनी रुपये को, मतलब अपनी करेंसी को, जो चाइना की करेंसी है उसको डेप्रिशिएट करके रखता है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को। जो देश एक्सपोर्ट करता है उसकी करेंसी अगर डेप्रिशिएट रहती है तो उसको फायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसके देश में सामान खरीदने ले आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सस्ता मिल रहा है। सस्ता क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने अपनी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर रखी है, तो इसलिए वो एक्सपोर्ट हब बन जाता है कंट्री। पर हमारे साथ में क्या है? हमारे साथ में उल्टा है। हम लोग मैक्सिमम सामान बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो कोई दूसरा देश हो, तो हमको इससे नुकसान होता है। हम लोग मैक्सिमम सामान खरीद कर लेकर आते हैं, तो हमारे लिए क्या चक्कर रहता है, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो हमको तो महंगा पड़ेगा। जैसे हमारी करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो गई तो हमको 60 रुपये देने पड़ेंगे $1 के, और अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो हमको कम रुपए देने पड़ रहे हैं। तो करेंसी डेप्रिशिएट होने वाले से उस कंट्री को नुकसान होता है जो कि इंपोर्ट करता है, और उस कंट्री को फायदा होता है जो कि एक्सपोर्ट करता है। यानी कि करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो ये याद रख लेना, चाइना को फायदा होता है जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है। अगर कल को हम लोग एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन गए तो हमको भी फायदा होगा। अब करेंसी अगर एप्रिशिएट हो जा रही है यहां पर, तो यहां पर हमारे देश को फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करके लेकर आ रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है बहुत कम है। तो पूरा खेल यहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान हमारे देश से खरीद कर लेकर जाएंगे। तो यही फंडा चाइना का है। पर लेकिन अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी करेंसी जो है वो यहां पर एप्रिशिएट होनी चाहिए। अगर एप्रिशिएट होगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू अच्छी रहेगी और हम लोग सामान जो है वो खरीदेंगे तो हमको आसानी रहेगी। तो एक्सपोर्ट करना है तो डेप्रिशिएट होना चाहिए, और इंपोर्ट करना है तो एप्रिशिएट होना चाहिए। तो हम लोग ज्यादातर सामान जो है वो खरीद कर लेकर आते हैं। जैसे हमारे देश में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हब बना रहे हैं अपने देश को आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का, आत्मनिर्भर भारत के तहत में। तो अगर कल को चलकर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारे देश में से लोग सामान खरीदने आएंगे अलग अलग, जैसे कि डिफेंस का हो गया या फिर कोई दवाई वगैरह हो गई, जो भी हम लोग अपने देश में बनाते हैं। तो हमारी करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो उसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या बेच रहे हैं और क्या क्या खरीद रहे हैं, ये यहाँ से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब एक छोटा सा एक क्लासिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप लोग चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाएंगे और आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी भी आएगी। हम लोग अपने देश में जब क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, ये माना जाता है कि 80 से 85% जो है हम लोग बाहर से उसको खरीद कर लेकर आते हैं। यानी कि 80 से 85% क्रूड ऑयल हम लोगों ने खरीद लिया। क्रूड ऑयल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कच्चा तेल। अब ये जो कच्चा तेल होता है इसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें से मिट्टी का तेल निकालते हैं। इसमें से हम लोग जैसे कि मिट्टी का तेल निकाल लिया, हम लोगों ने पेट्रोल निकाल लिया, इसमें से हम लोगों ने डीजल निकाल लिया, इसमें से हम लोगों ने ग्लिसरीन निकाल लिया, और ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम लोग उस कच्चे तेल में से निकालते हैं जो कि बैरल भर भर कर हम लोग अपने देश में लेकर आते हैं। अब जब जितना ज्यादा हम लोग कच्चा तेल खरीदेंगे उतने ही सारे ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में निकल कर आएंगे। अब यहां तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू ताकतवर होनी चाहिए। पर लेकिन जब हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें से निकाल लेते हैं तो सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर हम लोगों को एक्सपोर्ट करना पड़ता है बहुत सारा सामान जो यहां से निकाल कर लेकर आए, जैसे जो भी यहां पर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं। अब जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी जो है वो अगर एप्रिशिएट हो रखी है तो हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो महंगा रहेगा, मार्केट में इनको कोई खरीदेगा नहीं। तो काफी बड़ा असमंजस रहता है जब कोई सामान हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं और उसी में से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो खरीदना तो हमारे लिए सस्ता पड़ गया पर बेचना हमारे लिए महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए उन देशों के लिए जिनके देश में खुद का रॉ मटेरियल है, मान लीजिए हमारे देश का गेहूं है और उसी से हम लोग को प्रोडक्ट बना कर बेचने हैं, कहीं बाहर से तो लेकर आने रहे हैं, तो हम लोग काफी एक पॉजिटिव साइड में रहते हैं, हमारी अच्छी सिचुएशन रहती है। पर लेकिन जब हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं और उसमें से कोई प्रोडक्ट लाकर फिर हम लोग बेचते हैं, उस टाइम पर हमको काफी नेगेटिव चीजें फोकस करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर एक साइड में हमको फायदा होगा तो दूसरी साइड में नुकसान होगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये यहां तक चीजें आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। कोई भी डाउट अब यहां तक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जिसको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछते रहा करो, कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बात करें, जो रुपये है 2022 में ये माना गया कि वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही, किसके अंदर में, एशिया के अंदर में। यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो काफी डाउन रही, अराउंड 10% जो है वो नीचे गिर गया, जैसा मैंने अभी बताया था।
और यूएसए की करेंसी जो है वो एक तरीके से सेफ हेवन की तरीके से रही, क्योंकि लोगों ने उसके अंदर में जा जाकर इन्वेस्ट किया। देखिए होता क्या है, आप लोग खुद सोचो, एक दोस्त है आप लोग का जो कि बहुत अमीर है, और एक दोस्त है आप लोग का जो कि ठीक ठाक है। कल को चलकर अगर आप लोगों को लग रहा है कि दोनों जो है बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना आप लोग पसंद करोगे? उसके में करना पसंद करोगे ना जो कि सही पोजीशन में है, अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर उसके में करोगे जिसकी गड्डी जो है जैसे तैसे लेकर लेकर चल रही है? तो इसीलिए कहते हैं यहां पर कि उस कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फायदेमंद रहता है। इसीलिए काफी लार्ज स्केल पर दुनिया ने जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो यूएसए के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना सही समझा, क्योंकि वो एक स्टेबल इकोनॉमी है, एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। ठीक है, लगभग 23 ट्रिलियन उसकी जीडीपी है। अगर डॉलर में आप लोग बात करोगे 23 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। चाइना की लगभग 17 के करीब है, और हमारी कितनी है? हमारी लगभग ओनली 3 है। तो यहां से डिफरेंस आप लोग देखो, कितनी बड़ी इकोनॉमी है उनकी। तो वहां पर जाकर लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। पर लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी ही रुपी यहां पर डाउन हुई है। चाइना की आप लोगों करेंसी जो है रिनमिन भी वो भी डाउन हुई है, फिलीपीन की पीसो भी डाउन हुई है, इंडोनेशिया की रुपया भी डाउन हुई है, साउथ कोरिया की जो वोन है, और मलेशिया की जो एक तरीके से यहां पर रिंगिट है वो भी डिक्लाइन हुई है अलग अलग परसेंटेज से। तो एशिया में सबकी करेंसी डिक्लाइन हुई है, किसी की 9, किसी की 4, किसी की 6, पर हमारी करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग क्यों बोली जा रही है? इसका रीजन सीधा सीधा यहां पर यह कि हमारी जो करेंसी है यार वो 10% से भी ज्यादा जो है वो डाउन हो गई थी, इसलिए हमारी करेंसी को वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी यहां पर बोला गया है, और इसीलिए इसके ऊपर फोकस देने की बात की गई है। तो हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो भी लगभग 70 बिलियन के करीब जो है वो डिक्लाइन हो गया था। तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली यहां पर। इसकी वजह से बोला गया कि हमारी करेंसी जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी की कैटेगरी में यहां पर आ गई है। तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो वहां से फिर हमारे ऊपर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हम लोग इंपोर्ट तो कर रहे हैं आज के डेट में ज्यादा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग कम। तो इससे क्या होता है, हमारा करंट अकाउंट जो बैलेंस है उसमें जब हम लोग जाकर चीजें चेक करेंगे तो वहां पर भी उसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जब करेंसी डाउन होती है। उसके लिए आप लोगों को ये चार्ट जो है ये चीज समझेंगे तो आप लोग चीजें समझ पाएंगे। जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई 10% से, तो हमारा इंपोर्ट जो है महंगा हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने जो डिक्रीज करी है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट की, तभी जाकर काम चलेगा। तो इसकी वजह से करंट अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर से सामान खरीदकर कम लेकर आ रहे हैं, और जो बेच रहे हैं वो हमारा ज्यादा मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पर लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप लोग काउंट करने बैठते हो, तो और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे देश में हम लोग सामान ज्यादा खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट वहां पर कैसी चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चीजें चल रहा है। कई बार उनका प्राइस जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से बढ़ जाता है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, यानी कि कच्चा तेल हो गया, तो उनका प्राइस बढ़ गया तो हम लोग को कई जगह और खामियाजे भुगतने पड़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसकी वजह से और भी कई सारी दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जब करेंसी होती है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है देश के अंदर में, तो ये पूरा एक मैंने आप लोग को डिटेल में टॉपिक समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया खुद यूपीएससी ने यहां पर 2018 में, और ये आंसर राइटिंग के अंदर पूछा। कह रहा है कि हाउ वुड द, देखिए रिसेंट जो फिनोमिना है जिसमें प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बात की जा रही है करेंसी के, और मैनिपुलेशन के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड को अफेक्ट करता है। मैक्रो स्टेबिलिटी है इंडिया की कैसे अफेक्ट करेगा। मतलब चाइना के ऊपर यूएसए बार बार आरोप लगाता है कि अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करके रखता है ताकि अपना एक्सपोर्ट ये बढ़ा सके। ये बार बार चाइना के ऊपर ऐसे इल्जाम यूएसए लगाता है, तो उसकी वजह से यहां पर चाइना की करेंसी को कई बार वो एक तरीके से रिव्यू लिस्ट में भी डाल देता है। पर लेकिन इसकी वजह से कई सारे लोगों को फायदे और कई सारे लोगों को नुकसान होते हैं। खासकर यूएसए जैसी कंट्री को नुकसान होता है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाता है, चाइना उसका ओहदा छीन कर ले जाता है। पर इंडिया जैसी कंट्री को फायदा होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग खरीद कर लेकर बहुत सारा सामान चाइना से आ रहे हैं। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा हमारा करंट जो हमारा बेसिकली ट्रेड डेफिसिट है यहां पर चाइना के साथ में कितना ज्यादा बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं चाइना को और इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं चाइना से। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है तो उसको आप लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हो। चाइना के साथ में 100 बिलियन के करीब हमारा देखने को मिलेगा, जबकि कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग गई थी उसके बाद भी। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं हम लोग चाइना के ऊपर। कहते हैं ना बार बार चाइना से ये बंद कर दो वो बंद कर दो, ऐसे हवा में नहीं बोली जाती चीजें, करना पड़ता है उसके लिए बहुत कुछ। तो वो देखते हैं कितना हम लोग आगे आने वाले टाइम में चीजें कर पाते हैं। अभी यूपीएससी ने 2019 में एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा इसी पर्टिकुलर टॉपिक से।
बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। यानी कि हमारे देश की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि घट रही है, तो कौन सा काम यहां पर आरबीआई नहीं करेगा। यानी कि नोट पूछा गया, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है, पर लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन है कि क्या काम आरबीआई नहीं करेगा ताकि करेंसी को नीचे और जाने से रोका जा सके। यानी कि ये तो नहीं करेगा कम से कम, मतलब आप लोगों को ये बोलना है कि क्या नहीं करेगा। एक तो है कि क्या करेगा, इसका अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया गया यहां पर। तो इसमें जो आंसर आप लोग सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें वो जो ऑप्शन होंगे वो होगा ऑप्शन यहां पर डी, यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करेगा। जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करता है तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई जो है मार्केट में और ज्यादा रुपी जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। इसका मतलब यह है कि रुपी की वैल्यू और ज्यादा डाउन होगी और इसकी वजह से एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये जो चीज हो रही है ये और ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि रुपी की वैल्यू और डाउन होगी। और बोल रहे हैं कि इसको रोकना है तो क्या करना है, तो यानी कि ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं, यहां पर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से जो रुपी है मार्केट में कम अवेलेबल होना चाहिए अगर रुपी की वैल्यू डिक्रीज होने से रोकना है। समझने के लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग मार्केट में जाते हैं, एक पर्टिकुलर ठेली के ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है कि यहां पर एप्पल रखे हुए हैं। वो जो एप्पल है पूरी मार्केट में एक ही ठेली के ऊपर है, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होगी, वो 200-300 रुपए पर केजी बेचेगा। पर पता चला हर एक ठेली के ऊपर यहां पर अभी आप लोगों को एप्पल देखने को मिल गए, तो ये 100 या फिर 80 या फिर 90 रुपए केजी बेचता हुआ नजर आएगा। तो अगर हर ठेली पर एप्पल की जगह रुपी पहुंच गए तो सोचो इसकी वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी रुपी की। पर लेकिन अगर एक ही ठेली पर रुपी रखे हुए यहां पर तो क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करना है, चीजों को कम करना है ना कि चीजों को बढ़ाना है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर डी हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट सीधा है पर लेकिन टेक्निकल शब्दों में लिखा हुआ है, तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी और किसी का मतलब आप लोगों को नहीं पता है क्या है, पर लेकिन इसका मतलब आप लोगों को पता है कि एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी जो पॉलिसी होती है उससे क्या क्या इंपैक्ट रुपी पर पड़ता है, तो सीधा सीधी बात हो गई। ये एप्पल वाला सीधे सीधा एग्जांपल याद रखना, कोई टेक्निकल चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया 2021 में यूपीएससी के द्वारा, इसको आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि जब डिवैल्यूएशन करते हैं यानी कि डेप्रिशिएट करते हैं करेंसी को, करेंसी की वैल्यू जो है उसका अवमूल्यन करते हैं, तो यहां पर क्या क्या आप लोग यहां पर इसके प्रभाव यानी कि इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बोला गया कि जब हम लोग ऐसा कुछ करें तो इंप्रूव करेगा कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। यानी कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई और हम लोग फॉरेन मार्केट में अपना सामान जाकर बेचेंगे तो क्या होगा, वो सस्ता होगा ना। हमारी कंट्री के द्वारा बनाया गया मान लीजिए कोई यहां पर प्रोडक्ट है, जैसे कोई कपड़ा है, साड़ी है कोई, और वही साड़ी जो है दूसरी कंट्री के द्वारा बनाई गई है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम है तो वहां पर उसका माल का प्राइस जो है वो सस्ता होगा। तो जब ये सस्ता होगा तो लोग जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी इसी को खरीदेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट जो है इंप्रूव हो गया, उसका कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये बात यहां पर बोली गई है ना इंपॉर्टेंट। पहला अगर सही है तो ये दोनों अपने आप गायब हो जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज करेगा फॉरेन वैल्यू, इंक्रीज करेगा फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इंक्रीज कहां कर रहा है, वो तो डिक्रीज कर रहा है ना, अभी तो बताया आप लोग को यहां पर सीधी सीधी बात कर रहा है कि जैसे वैल्यू की करेंसी की डिक्रीज होगी तभी तो हमारा माल प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है वहां पर, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। तो क्या आ गया, आंसर यहां पर ए आ गया। समझ रहे आप लोग, यहां पर इंप्रूव करेगा ट्रेड बैलेंस। अगर नहीं भी पता है आप लोगों को तो दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इंप्रूव नहीं करेगा, इसको भी जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म पे इसके ऊपर नेगेटिव ही इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो अगर हम लोगों ने लोन वगैरह अगर ले रखा है तो उसका पेमेंट भी हम लोग को ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और डिफरेंट क्वेश्चन था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरे टॉपिक का एक निचोड़ करेगा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद भी रख पाओगे। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है और करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, दो स्टेटमेंट तो आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसका मतलब होता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी किसी और करेंसी के कंपेयर में, इसका मतलब होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करेंसी दूसरी के कंपेयर में। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ये तो होगी आप लोगों की करेक्ट। ठीक है, बोला है कि करेंसी एप्रिसिएशन जो है अगेंस्ट ईच अदर फॉर द वैरायटी ऑफ द रीजन इंक्लूड द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, इन किसी के साथ में डिफरेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और रिस्क जो यहाँ पर एवसन जो अमंग द इन्वेस्टर। तो इनकी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। तो नेगेटिव चीजें अगर देश के अंदर में, सोचो हमारे देश के अंदर में जो यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है, तो क्या हमारी करेंसी एप्रिशिएट करेगी? नहीं, हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करेगी। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बोला गया कि इफ द वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी इज वीकन,
थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इट्स डिवोल्यूशन। इसको डिवोल्यूशन बोलते हैं जब हम खुद अपने आप इसको हम लोग डिक्रीज करते हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से हो जाता है तो आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो दोनों शब्द में भी आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया, क्योंकि यहां पर करेंसी डेप्रिशिएट होगी ना कि एप्रिशिएट होगी। समझ गए आप लोग यहां पर। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यार बड़ा ही प्यारा था, मुझे लगा कि अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाए ताकि कोई फर्स्ट टाइम भी अगर इसको सुन रहा है तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए। तो पूरा मुद्दा समझ में आ गया क्या था, बिल्कुल कैसे कैसे सिचुएशन है, पूरा टॉपिक एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे यूपीएससी का हो चाहे आप लोगों के लिए बनाया गया हो, तो 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, आंसर राइटिंग भी हो गया। तो बताना जरूर, कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लेना। एक वीडियो बना रखी है मैंने रुपी वर्सेस डॉलर के बारे में, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग जाकर देखिएगा, बहुत सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को और क्लियर हो जाएंगे। अगर रुपी और डॉलर की वैल्यू बढ़ती और घटती कैसे हैं उसके बारे में कोई डाउट है, बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। मुझे लगा था 1 लाख से भी ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं, तो आप लोग भी उसको देख सकते हैं, सर्च कर लेना, तो जिससे कि आप लोगों के माइंड में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि टॉपिक आगे भी बन सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने सर्कस देखा है, सर्कस में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे बंदर हो चाहे शेर हो, तो जो सर्कस वाला होता है हंटर के बेस पर उसको कहीं भी उठाकर बैठा देता है और उसको किसी भी तरीके से काम करने के लिए मजबूर कर देता है। वो चीज़ें सर्कस में जैसी आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार ये बोला जाता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, आईपीएस, क्या बात है, क्या फुल फॉर्म बन गई है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। दिक्कत क्या रहती है यहाँ पर, बेसिकली अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिनको आप लोग सांसद बोलते हो, इसी तरीके से हमारे जो होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जिनको आप लोग विधायक बोलते हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है सांसद और जो विधायक साहब जो हैं, ये कहीं ना कहीं जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में हंटर रहता है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि सर्कस में जैसे चीज़ें चलती हैं। तो होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे बोलेगी वैसे काम करेंगे, और अगर ये कुछ गलत बोलते हैं तो ये माना जाता था कि ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी की ही बातें बोल रहे हैं, तो उसको लेकर काफ़ी सारा बवाल भी हो जाता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली अभी यहाँ पर कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उन्होंने कुछ बातें बोली, तो देश के अंदर बहुत बड़े बड़े बवाल भी हो गए उस मुद्दे को लेकर, ठीक है। नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं मुद्दे का, आप लोग सभी जानते हैं कि कई सारे लोगों की जान भी चलेगी उसकी वजह से। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ने बड़ा ही क्लियर एक क्लैरिफिकेशन दिया है इसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर कि क्या है और ये किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। मुद्दा क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आज की डेट में हमारे देश में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, और उन पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग खुद के अपने जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, अगर वो लोग कुछ भी ऐसा बोलते हैं मार्केट में जाके जो कि यहाँ पर मार्केट में हंगामा खड़ा कर देगा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बोला कि हमारे देश में एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, अगर कोई इंडिविजुअल अगर कुछ बोलता है यहाँ पर तो वो खुद की उसकी स्टेटमेंट होगी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टेटमेंट जो है वो नहीं मानी जाएगी। मतलब क्या हो गया, ये बिल्कुल यहाँ पर ये हो गया कि अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टेटमेंट मानी जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो पीएम सेंटर में और सीएम स्टेट के अंदर में वो इन लोगों को कंप्लीटली कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक इंसान कल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके सांसद या फिर कोई विधायक बन गया तो उसके हाथ में तो पावर है ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाते हो पार्ट 3 के अंदर में तो फंडामेंटल राइट है आप लोगों के लिए आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। उसमें आप लोगों को आर्टिकल 19 जो है वो अधिकार देता है कि आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बातें की जाती है। पर लेकिन अगर कोई इंसान जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में चला गया और उस इंसान को बोलने के लिए अधिकार ही नहीं मिल पा रहे हैं, उस इंसान को अपनी बात रखने के अधिकार ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप लोग खुद सोचिए कि उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी बातें वो बोलता है, कुछ भी बातें वो किसी मीडिया हाउसेस के सामने रखता है, तो ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बातें यहां पर बोलेगी, और यहां पर पीएम सीएम जो है कोई भी डिसिप्लिनरी कंट्रोल जो है वो इनके ऊपर यहां पर नहीं कर सकते हैं। तो ये मुद्दा यहां पर निकल कर आता है।
देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ये तो मैंने इंडिविजुअल के बारे में बात कर दी, पर लेकिन क्या कोई कंट्रोल रहेगा? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप लोग मेंबर हैं, अगर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा तो पता चला वो पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी मुद्दे पर अपनी वोट कराने जा रही है पार्लियामेंट के अंदर में या फिर स्टेट असेंबली के अंदर में, अगर कुछ भी कंट्रोल उसका नहीं होगा तो कल को चलकर तो उनका विश्वास मत जो है वो हासिल ही नहीं कर पाएंगे, उनकी तो सरकार गिरी फिरेगी। तो क्या चीजें होनी चाहिए कि सरकार भी बनी रहे और क्या चीजें होनी चाहिए कि एक बैलेंस ही बना रहे, तो उसी के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो एक पर्टिकुलर शब्द निकल कर आता है यहां पर जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, उसको बोलते हैं यहां पर पार्टी व्हिप। पार्टी व्हिप आप लोग बोल सकते हो एक ऐसा आदेश होता है जो कि सबको मानना होता है। एक ऑफिशियल, अगर बात करें अनऑफिशियल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक तरीके से यहां पर इन्फोर्स करती हैं जो भी उसके एक्शन होते हैं एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर में या फिर असेंबली के अंदर में कि भाई साहब ऐसा करना है। तो हर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपॉइंट करती है कि किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल हो कि क्यों एक तरीके से एक डिसिप्लिन चले फ्लोर के अंदर में, यानी कि जो भी वो चाहिए वहां पर उनको ऐसा रिएक्शन मिले यहां पर पार्लियामेंट के अंदर में या फिर असेंबली के अंदर में। ऐसा नहीं कि हर एक इंसान अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर ऑफिस को बेसिकली यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है और ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने देश का नहीं निकाला, ये हम लोगों ने ब्रिटिश की पार्लियामेंट से ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फॉलो किया है। अगर कोई इसका वोलेशन कर देता है, पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि भाई साहब कल को उस बिल पर वोट किया जाएगा, टाइम से ही वहां पर पहुंच जाना और उसके खिलाफ जो है वोट नहीं उसके फेवर में वोट डालना है, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो जो विधायक है, सांसद है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर जीत कर आया है, वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो यानी कि कोई भी अगर ऐसा कुछ कर सकता है तो डिस्क्वालीफाइंग उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो सकती है अगर वो व्हिप यानी कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने आदेश दिया है उसको मानने से मना करता है। मतलब क्या हो गया यहां पर? मतलब यह है कि उस इंसान को वहां से पॉलिटिकल पार्टी से निकाला जा सकता है। और ये सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई। पर लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है इसके लिए। वो एक्सेप्शन क्या है? अगर ये अकेला नहीं है यहां पर, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 यानी कि 2/3 लोगों ने मानने से मना कर दिया तो फिर तो ये इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हम लोग फिर बातें करने लगते हैं। यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ एक ऐसा कानून है जो कि दल बदल कानून को रोकने के लिए लेकर, दल बदल जो एक तरीके सिस्टम को रोकने के लिए लेकर आया गया था। जीत कर तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में आए, टूट कर जरा सी देर में किसी में और जाकर मिल गए। तो उसको रोकने के लिए हमारी कंट्री में एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया था। ठीक है, तो ये कब लेकर आया गया था? ये लेकर आया गया था 1985 में। ठीक है, तो 1985 में कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था ये आप लोगों को बताना है, जिसके बहस हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया ना कि 2/3 अगर यहां पर अपोजिट में जा रहे हैं तो खुद सोचो, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में अगर मान लीजिए 21 मेंबर हैं, ठीक है, और 2/3 मेंबर जो हैं उसके यहां पर इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो 3 सतह क्या हो गया? 21 हो गया, और 7 दूनी क्या हो गया? 14, यानी कि 14। तो यानी कि 21 में से 14 मेंबर जो है अपोजिट में चले गए, तो फिर बची कौन गया भाई साहब? तो इनके खिलाफ उस टाइम पर यहां पर ये जो व्हिप वाला फंडा है, उस टाइम पर इनके खिलाफ आप लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे। इतना समझ में आ गया ना यहां पर? तो एक तरीके से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि यहां पर एक लिमिटेशन में भी है यहां पर। ठीक है, जैसे टाइप ऑफ व्हिप, एक तो 1 लाइन व्हिप होती है इन्फॉर्म करने के लिए मेंबर को कि भाई साहब वोट डालनी है आप लोगों को। ठीक है, 2 लाइन व्हिप जो होती है वो डायरेक्ट करती है मेंबर को कि प्रेजेंट रहना हाउस के अंदर में, टाइम पर जब वोटिंग हो वहां पर पहुंच जाना भाई साहब। तो एक ये व्हिप होती है। एक 3 लाइन व्हिप होती है जो कि इशू की जाती है मेंबर को डायरेक्ट करने के लिए कि वोट एज द पार्टी लाइन, यानी कि जैसे पार्टी ने बोला है वैसे ही वोटिंग आप लोगों को करनी है। तो ये अलग अलग तरीके की व्हिप होती है, या फिर बोल सकते हो कि एक हंटर घुमाया जाता है अपने मेंबर्स के ऊपर में, और जो इसके खिलाफ जाता है तो फिर यहां पर वो जो है अलग पैटर्न में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो रिसेंट जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर ये बोला गया कि हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कैन नॉट अफोर्ड टू करेक्ट द व्हिप एवरी टाइम। ठीक है, तो व्हिप का एक सिस्टम होता है यहां पर। ठीक है, तो मिनिस्टर मेक एन ऑफेंसिव, और जो भी यहां पर एक तरीके से कोई ऐसी स्टेटमेंट यहां पर देते हैं, तो यहां पर अलग बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसा नहीं कि उनके ऊपर हर बार जो है चढ़कर खड़ी रहेगी। तो एक बड़ी ही एक बैलेंस चीज बोलने की कोशिश यहां पर की गई है।
और अभी कई सारी ऐसी स्टेटमेंट भी निकल कर आई पॉलिटिकल पार्टी की जो मेंबर होते हैं उनकी साइड से, तो वो इंडिविजुअल का अधिकार है यहाँ पर, वो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो उसके खिलाफ अगर वो कुछ चीज़ें गलत करता है तो फिर उसी के हिसाब से, देश का कानून के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। माइंड में क्लैरिटी आ गई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर, जी हाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 में। बोला गया द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज डिमिनिस्ड ओवर द ईयर एज द रिजल्ट ऑफ हेल्दी, अगर बात करें यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डिबेट जो होता है पॉलिसी के इश्यूज के ऊपर में, तो नॉट यूजुअली विटनेस्ड, यानी कि जैसा डिस्कशन होना चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर वो देखने को नहीं मिलता है। अगर आगे बात की जा रही है कि हाउ फार कैन दिस बी एट्रीब्यूटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ विच वाज लेजिस्लेटेड बट विद ए डिफरेंट इंटेंशन। देखो होता क्या है, आज की डेट में आप लोग या तो सांसद हो या फिर विधायक हो, आप लोग पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठ गए। पार्लियामेंट में आप लोगों की गवर्नमेंट जो है वो सरकार में है, मतलब पावर में है, उसके कोई बिल लेकर आई, उसके कोई बिल के कुछ प्रोविजन आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग जो है इतनी भी पावर नहीं रख पा रहे हैं कि आप लोग उसको क्रिटिसाइज कर सकें। पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर चलना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल एमपी है उसकी खुद की जो डिस्कशन की एक पावर हुआ करती थी, जो एक हेल्दी डिस्कशन हुआ करता था, खासकर जब हमारी पार्लियामेंट बनी उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि खुद जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ में जाकर बातें बोल देते थे, खुद उनकी पॉलिटिकल पार्टी के। ऐसी चीजें आज की डेट में भी यूरोपियन वर्ल्ड में या फिर यूएसए जैसी कंट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। पर हमारे देश में इतनी सेंट्रलाइज चीजें हो चुकी हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि आज के डेट में राहुल गांधी साहब के कुछ खिलाफ कुछ बोल सके, किसी की हिम्मत नहीं है कि केजरीवाल साहब के खिलाफ कुछ बोल सके, किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी साहब के खिलाफ कोई कुछ बोल सके। इतना सेंट्रलाइज सिस्टम हमारे देश में आज की डेट में हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल एमपी की जो बोलने की, सोचने समझने की क्षमता है वो खत्म कर देता है और बोलता है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी कर रही है बस नीचे गर्दन करके भेड़ चाल में उसके पीछे चलते चले जाओ। तो ये गलत है यहाँ पर ये। और एंटी डिफेक्शन कानून जो है वो यहाँ पर उसको निकलने की वो अपॉर्चुनिटी देता है, पर लेकिन उसको भी गलत तरीके से इम्प्लीमेंट के मतलब लाया तो सही तरीके से गया था, पर लूप होल ढूंढकर उसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक के बारे में क्लैरिटी रहेगी, बस लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, फोल्डर इतना मिल जाएगा कि आप लोग लिखते लिखते थक जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पर बोला कि टाइप ऑफ विप, तो यहां पर 1 लाइन विप क्या काम करती है, 2 लाइन विप क्या काम करती है और 3 लाइन विप क्या काम करती है। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ये एक तरीका आदेश होता है। तो 1 लाइन विप जो है वो बोलती है इन्फॉर्म करने के लिए भाई वोट होने वाली है, तैयार रहना। 2 लाइन विप क्या है, वो कहती है कि इशू करती है मेंबर को कि प्रेजेंट रहना हाउस में, वोटिंग के टाइम पर गायब मत हो जाना, सुसु पुट्टी लग गया पता चला गायब हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 लाइन विप जो है यहाँ पर वो बालती है कि डायरेक्शन की किसको वोट देना है, कैसे देना है, वो पार्टी के हिसाब से आप लोग करना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया ऑल या डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है, अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, सही आंसर क्या बताइए। सही आंसर है सी। तो ये आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सारी की सारी बातें जो भी आप लोगों को बताई है डिटेल में आप लोगों के सामने है, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए इसके बारे में। एक ऐसा टॉपिक है यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सारी बातें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, अगर कोई कंफ्यूजन हो फिर भी तो पूछ लिया करो, कंफ्यूजन लेकर जाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिक चीजें थी और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, आप लोगों को पता रहेगा। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है आप में से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, ठीक है, कोई नेताजी बन जाए है तो अगर पता होगा इस चीज को तो तभी तो आप लोग अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगर नहीं पता होगा तो फिर ये चीजें अच्छे से कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। दोस्तों टीबी जिसको आप लोग ट्यूबरक्लोसिस बोलते हो, वो वाला टीबी नहीं जो घर में बैठ के देखते हो, तो ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इंडिया में हब है बेसिकली इसका, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर इंडिया में इसके आप लोगों को मरीज देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात करें तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है यहाँ पर बेसिकली कि स्पीड अप किया जाएगा ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है उसकी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। देखिए मुद्दा क्या है बेसिकली, अगर बात करूँ आप लोगों से, हमारे देश का टारगेट है टीबी को खत्म करने का, कि हमको अपने देश में से जो टीबी है उसको खत्म करना है। अब हम लोग LCD देखा करेंगे, ठीक है मतलब ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग मिटाएंगे 2025 तक का। पर लेकिन WHO यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन देखने को मिली। नॉर्मली बोलते हैं ना कि WHO का टारगेट है
तो इस तरीके से टीबी को ख़त्म करने का। तो वहाँ पर लिखा था कि हु टारगेट्स टू एंड द टीबी बाय 2030। तो मैंने कहा कोई ऐसा इंसान है जिसको WHO का मतलब नहीं पता होगा, तो हु लिख दिया सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है टीबी को ख़त्म करने का, वो पता है कितना है? वो है 2030, ठीक है। हमारा टारगेट जो है वो 5 साल पहले है, ठीक है। तो WHO वाले बोल भी रहे थे कि तुमने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर दी ख़त्म करने की। मोदी साहब बोले हम तो यही कर दिया करें भाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर टारगेट बड़ा अच्छा है, पर लेकिन देखने वाली बात है कितना हम लोग अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अभी 2023 में एंट्री कर चुके हैं, तो उस तरीके से हम लोगों को इसके ऊपर काम भी और अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आकर हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। वरना कथनी और करनी में बहुत फर्क रह जाएगा। तो अगर कथनी और करनी को साथ में लेकर चलना है तो हम लोग को फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना टारगेट जो है वो यहाँ पर अभी अचीव करने के लिए वैक्सीन पर फोकस देना स्टार्ट कर दिया है। और एक शब्द याद रखिएगा, यहाँ पर मैं मेडिसिन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली वैक्सीन बोल रहा हूँ। और मैंने बताया था कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। वैक्सीन हमेशा प्रिवेंशन के लिए दी जाती है ताकि बीमारी हो न जाए। कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को मेडिसिन नहीं दी गई, कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को वैक्सीन दी गई है ताकि कोरोना की बीमारी आप लोगों ने लग सके, आप लोगों का शरीर जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके। पर लेकिन अगर बीमारी लग जाती फिर आप लोगों का मेडिकेशन होता, यानी कि उस टाइम पर आप लोगों को मेडिसिन दी जाती। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाले फंडे में वैक्सीन आती है प्रिवेंशन करने का काम, और मेडिसिन आती है क्योर करने का काम। तो यहाँ पर WHO किसके बारे में बात कर रहा है? वो वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहा है, ना कि वो आप लोगों से मेडिसिन के बारे में बात कर रहा है। तो टीबी वैक्सीन एक्सेलरेटर काउंसिल अनाउंस की गई है एस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनेगा आप लोगों से कि किसके द्वारा अनाउंस किया गया है टीबी वैक्सीन एक्सेलरेटर काउंसिल? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये अनाउंस किया गया है। तो इससे क्या होगा? इफेक्टिव हम लोग मेडिसिन यहाँ पर बना पाएंगे, जिसके चलते यहाँ पर जो भी यहाँ पर वेरियस स्टेक होल्डर हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में। देखिए, कोई भी काम को करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसको करने के लिए बेसिकली पैसा लगता है, यानी कि मनी लगेगी, यानी कि एक तरीके से पैसा देना पड़ेगा। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कोई काउंट भी नहीं करता है कई बार, वो होता है टाइम। टाइम लगेगा यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। अभी फिलहाल के टाइम पर जो BCG है वो करंटली ओनली लाइसेंस्ड जो टीबी वैक्सीन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यहाँ पर बहुत सारे जो खासकर अफ्रीकन जो कंट्री हैं, ठीक है, उनमें तो ये दवाई जो है वो अवेलेबल भी यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर कि हम लोग इसके ऊपर फोकस देकर चलें, ताकि दवाई जो है, कई सारी दवाई अगर अवेलेबल रहेंगी, जैसे कोविड-19 के टाइम पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि बहुत सारी जगह जो है वो दवाई अवेलेबल भी यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। जो BCG है इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसको सही बता पाता है। नाम बड़ा अटपटा सा है, पढ़ा था मैंने, भूल गया, ठीक है, आप लोग बताइए। नाम है इसका बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। और जो शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, जो बेसिलस है यहाँ पर, ये आप लोग समझ सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली बेसिलियस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकेगा, यहाँ पर BMT के नाम से इसको याद रख लेना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। वैसे तो ये लंग को इफेक्ट करती है, पर लेकिन और भी कई सारे बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है अगर लार्ज स्केल पर ये फैलना स्टार्ट हो जाती है। हमारा टारगेट क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है? इसके लिए टीबी वैक्सीन एक्सेलरेटर काउंसिल बनाई जा रही है WHO के द्वारा। तो ये सारे छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है, ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट भी कई सारी प्रस्तुत की जाती है। किसी 2 रिपोर्ट का नाम आप लोग लिखिए, क्योंकि कई बार मैं आप लोगों को डिस्कस करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोगों से भी पूछता रहूँ, ताकि वो चीज़ें आप लोगों के माइंड में भी बेसिकली बैठती रहे और लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख सकें, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया सेकंड फेज ऑफ द संसद खेल महाकुंभ। तो ये बस्ती उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अनाउंस किया गया। तो इसके बारे में आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा, जिसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है PIB के द्वारा यहाँ पर कवर किया गया कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर इसको अनाउंस किया गया। स्पोर्ट को आगे लेकर चला जा सके, ये पूरा फोकस है। और इसी के साथ में यहाँ पर किस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट जो है वो सोसाइटी में अपना रोल प्ले करता है, और आने वाले टाइम पर हमारा टारगेट जो है कि कैसे ओलंपिक के लिए अपने प्लेयर तैयार करने हैं,
इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कि कहाँ पर अनाउंस किया गया, मतलब कहाँ पर ये टारगेट बेसिकली एक तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, किसके द्वारा यहाँ पर ये किया गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसका सेकंड फेज जो है संसद खेलो महाकुंभ 2022-23 ये बस्ती उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिला। वेरियस कंपटीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे हॉकी वगैरह हो गए यहाँ पर, हॉकी के साथ में फुटबॉल, इसी के साथ में वॉलीबॉल, इसके साथ में हैंडबॉल, टेबल टेनिस, ये सारे गेम जो हैं वो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ये कंपटीशन के साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखो ना, आप लोगों ने सुना होगा पढ़ाई लिखाई के साथ में खेलना भी जरूरी है, तो ये वाला खेल हो गया। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर एस्से राइटिंग, पेंटिंग, रंगोली मेकिंग, ये काफ़ी अच्छा सेक्शन लगा। यानी कि ये वाला तो आउटडोर गेम हो गया, ये इंडोर टाइप में आप लोग काउंट कर सकते हैं और पढ़ाई का भी यहाँ पर एक तरीके से माहौल बोल सकते हैं। तो यूथ जो है उनके अंदर में एक स्पोर्ट के साथ साथ में टैलेंट और ग्रास रूट लेवल से उनको उठाकर लेकर आना, यानी कि उन्हें कहते हैं कि जमीन से उठकर आया है ये इंसान, कहाँ पहुंच गया, वो वाली बात आप लोग बोल सकते हैं। तो महाकुंभ जो है वो स्पेशल फोकस रहेगा फीमेल पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया जा सके, क्योंकि लड़कियों के अंदर भी कोई कम टैलेंट नहीं होता है, पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार उनके टैलेंट को बाहर नहीं आने देते, तो उनका टैलेंट जो है वो आगे निकल कर आए कहीं ना कहीं सोसाइटी में, तो उसके ऊपर भी पूरा फोकस यहाँ पर दिया जाना है। तो अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग ये इनिशिएटिव बोल सकते हैं। आप लोग की क्या राय है जरूर बताना। नेक्स्ट यहाँ पर ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं बात करूंगा नेशनल लेवल की जो न्यूज़ है, प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी है उनके द्वारा कंफर्म किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये 11 बच्चों को दिया गया एक्सेप्शनल अचीवमेंट, जिनका 6 फील्ड में देखने को मिलता है। वो 6 फील्ड कौन कौन से हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक स्टेट पीसीएस में पूछा गया था कि कौन कौन से फील्ड में यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो आर्ट में, कल्चर में, ब्रेवरी यानी कि बहादुरता दिखाई, इनोवेशन, सोशल सर्विस और स्पोर्ट। तो टोटल मिलाकर ये 6 फील्ड हैं जिसमें यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखना यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। G20 की मीटिंग हमारे देश में हो रही है, तो उससे रिलेटेड बिजनेस की मीटिंग या फिर उससे रिलेटेड गेम्स, उससे रिलेटेड कोई एग्रीकल्चर, जो भी मीटिंग दुनिया भर की अलग अलग हो रही हैं उनके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। अब बिजनेस 20 जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज कराएगी G20, कहाँ पर, ये गांधीनगर के अंदर में, तो गुजरात के अंदर में आप लोगों को ये देखने को मिली, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इंट्रैक्शन किया गया जो यंगस्टर सेलेक्टेड जो अंडर द नो योर लीडर प्रोग्राम के तहत में यहाँ पर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने रेजिडेंट पर मिलाकर उनसे मिले, इससे एक लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आती है बच्चों के अंदर भी, ठीक है। आयुष मिनिस्ट्री के साथ में एक एमओयू साइन किया गया। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीका एग्रीमेंट बोल सकते हैं। आईटीसी के साथ में ये क्या है, इसको बोलते हैं इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली मिलकर काम कर रही है यहाँ पर किसके साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और इसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, ताकि हमारे देश के अंदर में जो एक तरीके से खासकर आयुर्वेदा है उसके ट्रेडिशनल जो सिस्टम है मेडिसिन का, उसको हम लोग आगे लेकर आ सकें, उसके ऊपर फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अपने ही आप में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं देश के अंदर में, ताकि आयुर्वेदा को हम लोग सही डायरेक्शन में लेकर चल सकें, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा था। इकोनॉमी वाले सेक्शन में यहाँ पर जो न्यूज़ है उसमें सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेटाबेस निकाला गया है। ये जो डेटाबेस है इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो म्युनिसिपल बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके का डेटाबेस रहता है जिसके चलते और सारे लोगों को अवेयर कराया जा सकता है इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर भी बांग्लादेश जो है उसकी बढ़ाई की गई कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट स्टोरी जो है तो यहाँ पर बांग्लादेश से यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर बांग्लादेश की बढ़ाई की जा रही है डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि डेवलपमेंट में बहुत सारी कंट्री अभी रो रही है, उनकी जीडीपी जो है काफ़ी नीचे चल रही है और बांग्लादेश जो है वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर में भी। तो अप्रिशिएट करने लायक बात है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। अटल पेंशन तो बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कौन सी कंट्री को यहाँ पर बेसिकली अप्रिशिएट किया, खासकर डेवलपमेंट की स्टोरी को लेकर, ठीक है। अटल पेंशन योजना के द्वारा 10 मिलियन एनरोलमेंट का जो आंकड़ा है पार कर लिया है। 10 मिलियन याद रखिएगा, यहाँ पर 10 मिलियन की बात की जा रही है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, 1 मिलियन में बेसिकली 10 लाख होते हैं और यहाँ पर 10 मिलियन हो गया, यानी कि 100 लाख हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है अपने आप में, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। अगर पेंशन जो है इस तरीके से लोगों तक पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं कितने सारे लोगों को फायदा होगा, ये आप लोग सोचिए।
इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी और इसका बेसिकली जो यहाँ पर एक टारगेट है जिस एज के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसमें आप लोगों को मिनिमम एज जो है वो आप लोगों को 18 देखने को मिलेगी और मैक्सिमम एज जो है वो 40 देखने को मिलेगी। इसके बीच में इंसान जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत एनरोल करता है और जब उसकी 60 साल एज हो जाती है तो फिर उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर पर्टिकुलर स्कीम है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत सारे लोगों को फायदा यहाँ पर इससे हो रहा है, इसीलिए इतने सारे लोग जुड़े हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक बहुत ही अमीर देश है और बहुत ही वेल स्टेब्लिश कंट्री है। हर एक इंसान चाहता है कि वहाँ पर जाकर रहा जाए, तो इसके चलते यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर एक तरीके से वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी बहुत सारी न्यू इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट किए जा रहे हैं स्कीम, ताकि जो डिले होता है वीज़ा की जो प्रोसेसिंग होती है खासकर एक तरीके से उसको यहाँ पर सही किया जा सके। ठीक है, अमेजन इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है अमेजन एयर डेडिकेटेड एयर कार्गो सर्विस इंडिया टू स्पीड अप द डिलीवरी। तो ये काफ़ी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल का इनिशिएटिव है, खासकर हमारे देश के अंदर पर और कब्जा करने के लिए। ये ना ईस्ट इंडिया कंपनी है अमेजन, फेसबुक, एप्पल, गूगल, भाई साहब बिल्कुल वही वाला काम कर रही हैं आज की डेट में, कंट्रोल करके बैठ गई हैं। हमारी लोकल कंपनी भी तो हो सकती है ना यार, सोचो आप लोग एक मिनट के लिए। कभी कभी ना बड़ा बुरा लगता है सोच के, अगर हमारी लोकल कंपनी होती तो सारा का सारा अपना पैसा जो है अपने देश में रहता, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता। रोजगार तो हालांकि ये भी देना है, पर प्रॉफिट उठाकर हमारे देश से लेकर जा रहे हैं, जो कि कंप्लीटली हम लोग अपने देश में अपने द्वारा यहाँ पर ये सारे काम कर सकते हैं। आप लोग ही क्या राय है इसके ऊपर? हालांकि अब हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है, अब तक तो बिल्कुल ही सो रहे थे, अब कुछ कुछ चीज़ें आनी स्टार्ट हुई हैं, तो कुछ भी अगर मेड इन इंडिया चीज़ें लिया करें उसको सपोर्ट किया करो। ठीक है, आइए अब छोटी सी टेस्ट सीरीज है आप लोगों के सामने, कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर आप लोगों को देना है। बात की जा रही है कि किसके द्वारा पब्लिश की जाती है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये बताना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक। हालांकि ये क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी उस टाइम पर मैंने बताई थी बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो कौन से राज्य के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, केरला। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कराया था, मुझे याद है कि आप लोग इसको भूले नहीं होंगे। तो बताइए, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बात की जा रही है यहाँ पर, बात की जा रही है नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन? 12 दिसंबर, 17 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 29 जो दिसंबर, आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। तो सही आंसर क्या है इसका, आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन जो है वो सही आंसर इसका देता है। ये क्वेश्चन यहां पर दूसरा था, ये क्वेश्चन सेव नहीं हो पाया बेसिकली, पर लेकिन मैं आप लोग क्वेश्चन बता देता हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर आती है? ठीक है, तो वो क्वेश्चन था, जब मैं पीपीटी ये डालूंगा तो वो दूसरी पीपीटी में बेसिकली सेव हो गया मेरे से। ठीक है, तो उसको मैं आप लोगों को क्वेश्चन को यहाँ पर डालूंगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग देखना। ठीक है, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पहला ऑप्शन था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चौथा। अभी यहाँ पर बताना है कि ये कब स्टेब्लिश की गई थी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए इसी क्वेश्चन में से। तो बताइए, आप लोगों ने कई बार सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और ये बहुत ज्यादा न्यूज भी रहते हैं कई बार। तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 28, आर्टिकल 12 या फिर आर्टिकल 92, सही आंसर आप लोग यहाँ पर बताइए। एक सीसेट का प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो, फिर आप लोगों को इसका आंसर बताया जाएगा, तब तक आप लोग इसको देखो। ये पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है इसके बारे में बताना है, नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड। ये वही आइलैंड है जहां पर अभी रिसेंटली एक यूएसए के नागरिक की डेथ हुई थी, वो यहाँ के लोकल लोगों को पढ़ाना चाहता था। ठीक है, उनको बेसिकली एक तरीके से ना एक अपने कल्चर का पार्ट पढ़ाना चाहता था, बोला जाए तो अपने धर्म में उनको कन्वर्ट कराना चाहता था। तो नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर ये यहाँ पर जो लोग रहते हैं, इन्होंने उसको बेसिकली तीर मार मार कर उसकी जान ले ली। तो नॉर्थ सेंटिनलीज जो आइलैंड है यहाँ पर अंडमान निकोबार वाले एरिया में जब आप लोग जाओगे, वहां पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये लगभग 60 अगर बोले तो 60 स्क्वायर किलोमीटर का आप लोगों को यहाँ पर एरिया देखने को मिलेगा। ये कई बार तो ये माना जाता है कि लोगों के साथ में अपने कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, पर कई बार यहाँ पर ये गुस्सा भी होते हैं, इनको ये लगता है कि लोगों के साथ में अगर ये मिलेंगे तो इनकी लाइफ जो है वो खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा भी यहाँ पर प्रोहिबिटेड कर दिया गया है इस आइलैंड के आसपास जाने के लिए। इनकी संख्या भी लोगों को नहीं पता है, पर लेकिन अगर ये हमारी कम्युनिटी के एक तरीके से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कई सारी इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो इनको लग सकती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छे लेवल की डेवलप नहीं है जिस तरीके से हम लोग रहते हैं। ये उसके बिल्कुल अपोजिट में रहकर बिल्कुल जंगल में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर हालांकि कई सारे जो विदेशी यहाँ पर आए, इनकी पिक्चर भी लेकर गए, उनको बेसिकली वायरल भी किया कि देखो इंडिया में लोग कैसे रहते हैं।
हमारी बेसिकली नीति है कि हम लोग इनको नेचुरली छोड़ते हैं, हम लोग इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इनको क्या पता कि इंडिया आज़ाद हो चुका है, इंडिया का संविधान है, हमारे देश में कितने राज्य है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ये अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई अगर विदेश में बैठकर ऐसी बातें बोल रहा है बिना सर पैर वाली, तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो बेसिक चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी मैंने आप लोगों से पूछे हैं। ये काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया था रिसेंटली अभी, ठीक है। सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं मैंने उसके बारे में भी आप लोगों से बात की थी, अगर आप लोगों को याद होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये एक एनुअल रिलीज है जिसके द्वारा रिलीज की जाती है, और टोटल 12 इंडिकेटर इसके अंदर में देखने को मिलते हैं। ढांचे के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, गुड्स मार्केट के बारे में, और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें, ठीक है। आगे कास्ट बेस्ड सेंसस जो है ये बिहार के अंदर अभी देखने को मिला, अनाउंस किया गया, तो बहुत ज़्यादा हा हुल्ला भी इसके ऊपर हुआ, तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में था। तो याद रखिएगा, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ के लिए जो सेंसस यहाँ पर देखने को मिला, उसके चलते सबसे पहले हमारे देश में एक प्रॉपर सेंसस जो आया था, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि 1881 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 80-81 में यहाँ पर ये कॉलोनियल टाइम पर, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर आया था। तो इसके चलते कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम आप लोगों से पूछता भी रहता हूं मैं और बताता भी रहता हूं। मैथमेटिक्स डे के बारे में श्रीनिवास रामानुजम जी से रिलेटेड मैंने आप लोगों से बोला था कि मूवी भी आप लोग देखिएगा। किस किस ने देखी मूवी वो, तो 22 दिसंबर जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर यहाँ पर नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा यहाँ पर। इसी के साथ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में अगर बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। 1986 में यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया था, और इसका अभी रिसेंटली 37 फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया गया था। और ये अगर बात करी जाए तो याद रखिएगा कब इसको 19 यहाँ पर एक सेकेंड 1986 बेसिकली 1986, ठीक है। तो 1986 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो याद रखना। और आर्टिकल 44 तो आप लोगों को पता ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी के अंदर में, यानी कि जो पार्ट 4 है उसके अंदर में आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। यूनिफॉर्म मतलब 4=4, तो ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो मैंने बोला था जब पॉलिटी पढ़ाई थी तो इसको ऐसे याद रखना, और जब भी पॉलिटी का लेक्चर देखा करो उसके नीचे डन लिख दिया करो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कौन कौन जो है पॉलिटी में को हाथ घुमा रहा है, ठीक है। पता चलता रहना चाहिए ना मुझे भी कि कौन कौन देख रहा है। आगे बात करें तो यहाँ पर 4 डिजिट ये नंबर है जो कि आप लोगों को देखना था यहाँ पर। तो इसके बारे में पूरी ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि 60। एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, इसको वीडियो को पॉज कर आप लोग देख लेना। सेंटिनलीज आइलैंड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछ ले जाता है। और ये आप लोगों को बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को अगर हो तो बताइएगा, अगर नहीं हो तो बस इससे बड़े तो कोई बात ही नहीं है। यही तो चाहिए जिंदगी में, और चाहिए क्या, ठीक है। ये शब्द हैं आप लोगों के सामने 5 जिनके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, और सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे तो लंबे समय तक इनको याद रखोगे, तो अंग्रेज बन जाओगे अगर इस तरीके से अंग्रेजी सीखोगे, ठीक है। पहला जो शब्द है यहाँ पर, ये बेसिकली देखिए शब्द जैसे आप लोग देखा करो ना, वीडियो को पॉज कर खुद सोचा करो कि इसके ऊपर क्या सेंटेंस आप लोग फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। पहला शब्द है यहाँ पर, यह है इम्प्रिमेटर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अनुमति। अनुमति मतलब एक तरीके से आप लोग इजाजत बोल सकते हैं, अनुमति बोल सकते हैं, किसी चीज को आज्ञा देना, कंसेंट देना, असेंट देने कई बार कि हाँ उस पर्टिकुलर बिल को असेंट दे दिया, परमिशन दे दिया, तो एक तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि डिसअप्रूव कर दिया, नहीं पसंद है भाई साहब, हम नहीं मानते इस चीज को, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। लोग जाम का मतलब क्या होता है, काफी सारे लोगों ने मिलकर जाम लगा दिया, ठीक है। याद रखने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। कई बार देखा होगा ना आप लोगों ने कि वोकैबुलरी ऐसे याद करने की ट्रिक्स बताई जाती है कि काफी सारे लोगों ने मिलकर जाम लगा दिया तो लोग जाम हो गया। तो डेडलॉक गतिरोध हो गया यहाँ पर, बिल्कुल स्टैग्नेशन, यानी कि चीजें रुक चुकी हैं यहाँ पर बिल्कुल। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको तेज कर दिया, सपोर्ट प्रोवाइड करा दी, एडवांस कर दिया, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी साथ साथ में आप लोग के चलते रहते हैं। तो सेंटेंस फॉर्म करोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन पर भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये बड़ी बात है अपने आप में कि एक तरीके से इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना। आप लोग खुद सोचो वो किस लेवल पर अपनी स्टडी को लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर, ये है गुलेबल। इसको बोलते हैं आसानी से धोखा खाने वाला। आप लोगों ने देखा ना, कई बार बोलते हैं बहुत सीधा है यार, इसको कोई भी धोखा देके चला जाता है।
तो वो गुलेबल की कैटेगरी में आता है। पर मैं आप लोगों को बता दूं, जिसको बोलते हैं ना कि किसको कोई भी धोखा देके चला जाता है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाला हमेशा उसका साथ देता है। ये आप लोग जिंदगी में हमेशा देखना, अगर आप लोग किसी के साथ में गलत नहीं करोगे तो भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी आप लोग बोलो, वो आप लोगों के साथ में भी गलत होने से आप लोगों को बचा लेगा। और अगर कुछ गलत होता भी है तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोगों को एक ऐसी सीख देकर जाएगा, आप लोगों को बर्बाद नहीं, आप लोगों को बना कर जाएगा। ठीक है, तो गुलेबल एक तरीके से आसानी से धोखा खाने वाला। फुलिस भी कई बार बोलते हैं यहाँ पर, आप लोग दोस्त सोच सकते हैं कई सारे शब्द नेगेटिव यूज किए जाते हैं उस इंसान के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। क्या आप लोगों ने कोई ऐसा इंसान देखा है? अब ये मत बोलना सर इस कैटेगरी में तो हम सारे खुद ही आते हैं। ठीक है इतने भी दूध के धुले नहीं हो सारे के सारे। ठीक है बहुत सारे क्रूर प्राणी भी हैं मैंने देखे नहीं, आप लोग सारे के सारे अच्छे हो। ठीक है, अदरवाइज मत लेना उसको। तो बाकी ये इसका एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, एलेक्रिटी क्या होता है? तत्परता, यानी कि चीज़ों को लेकर चौकन्ना। नहीं अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, तो उसको फिर थप्पड़ मारता है 4 घंटे की नींद भी ले लिया कर, ठीक है, नहीं तो बीमार हो जाएगा तो कहता है 6 घंटे की नींद ले लिया कर, अब से 18 घंटे चौकन्ना। ठीक है तो तत्पर रहना एक तरीके से चीज़ों को लेकर। तो ये हो गया यहाँ पर। इसके अपोजिट में आप लोग को देखने को मिलेगा मज़े में रहना, एक तरीके से एक नहीं आलस में पड़े रहना। ठीक है, तो ये शब्द काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, और रेगुलर न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने इनको देखा होगा। ठीक है, तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर करना। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर, ये है इनएक्सरेबल, यानी कि निष्ठुर होना। ठीक है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इम्पॉसिबल टू स्टॉप, जिसको रोका ना जा सके, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। अनस्टॉपेबल नहीं बोला, अनस्टॉपेबल जो शब्द यूज किया होगा तो ऐसा बोल सकते हैं, या फिर अनअवॉइडेबल, एक तरीके से ऐसी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इसके लिए यूज कर सकते हैं। सारे के सारे शब्द बड़े ही प्यारे हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, तो सेंटेंस फॉर्म करोगे तो याद रख पाओगे। एक बच्चे ने बोला कि सर जिसका भी आप लोग यहाँ पर नाम लेते हैं उसका क्राइटेरिया क्या रहता है? क्राइटेरिया ये रहता है कि यार उसने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दिए हों। ठीक है, यानी कि खासकर सेंटेंस जरूर फॉर्म किया हो यहाँ पर, भले ही गलत सही उससे मायने नहीं है, पर ट्राई जरूर किया हो एक बार। ठीक है, और बेसिक मेरा पर्पज ये भी रहता है कि जो भी बच्चा यहाँ पर आंसर दे रहा है तो कम से कम ऐसे आंसर लगाऊं कि ताकि आप लोग भी मैच करो, तो आप लोग भी उससे कुछ सीख पाओ। तो यहाँ पर अपना नाम पाना ये अपने आप में एक गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं 50, 60, 70 हज़ार लोग जो हैं, 1-1 लाख लोग जो हैं वीडियो को देखते हैं, और उनमें से एक नाम यहाँ पर आता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो आसान नहीं है ये इस तरीके से डिटेल में आंसर देना। जो दे रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया करो। ठीक है, और आप लोग भी सीखा करो और खुद भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया करो। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता यार, आप लोग यहीं से सीखते हो, यहीं पर ही सारी चीज़ें आप लोग इंप्लीमेंट करते हो, तो डरना किस बात का है? गलत हो जाएगा तो यहीं पे होगा ना, सिलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे आप लोगों का कि यहाँ पर आप लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं। तो जितना ज़्यादा सीख सकते हो उतना ज़्यादा सीखने की एक तरीके से ललक रखो। ठीक है, आप लोग मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं, या फिर पर्सनल मैसेज भी आप लोग यहाँ पर भेज सकते हैं। कोशिश किया करो या तो इंस्टाग्राम या फिर जीमेल पर पर्सनल मैसेज भेजा करो बस ओनली। ठीक है, और जगह टाइम नहीं लगता, हालांकि इनको भी कई बार तो टाइम लग जाता है कई बार। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, पर लेकिन पढ़ मैं सारे मैसेज लेता हूँ, ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई तो नहीं खैर किया जाता है, बहुत ही कम का रिप्लाई होता है, पर लेकिन हाँ पढ़े सारे जाते हैं मैक्सिमम। थोड़े टाइम के बाद में हल्का सा टाइम लग जाता है, पर लेकिन गो थ्रू सब में होता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश किया करो कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसी को आप लोग लिखा करो। और जीमेल पर एक रिक्वेस्ट है जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर अपना जो प्लानर भरने के लिए SLV प्लानर जो मैंने आप लोगों को दिया था उसको प्लीज़ जीमेल पर सेंड मत किया करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर सेंड कर रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके, ताकि वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है उन पर मेरी नज़र फिर पड़ती नहीं है इस तरीके के। अगर आप लोग इतने सारे मेल भेजोगे, वैसे इतने सारे मेल आते हैं डेली, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। ओके, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर एंजॉय किया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। और मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं और अच्छे से एंजॉय करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।